योजित, लास्ट क्लास का कोई एक टेक अवे बताओ क्या है। टेक टेक अवे क्या है लास्ट क्लास का, कोई एक बताओ आपने क्या किया। हाँ तेज बोलो। अपनी जर्नलिंग कंटिन्यू करना, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में हम ये फटाफट समराइज करें तो हमने बात की थी कि भाई हमें अपने बॉडी और अपने माइंड का कॉपरेशन चाहिए। यदि हम जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी बॉडी और माइंड का कॉपरेशन चाहिए। और बॉडी टू माइंड अप्रोच इजीएस्ट अप्रोच होती है। हम अपनी बॉडी के थ्रू अपने माइंड को बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस हटाने में भी वो काम आता है। तो बॉडी टू माइंड अप्रोच में हमने बोला था कि भाई हम क्या करें, हम 15 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट से स्टार्ट करके और धीरे धीरे वर्कआउट को 30 मिनट्स तक लेकर आए। यदि एक बार में करना संभव नहीं है तो दो पार्ट में कर लें, एक बार मॉर्निंग में कर लें 15 मिनट्स और एक बार इवनिंग में कर लें, या फिर पूरा का पूरा इवनिंग में कर लें अपन राइट आफ्टर द क्लासेस। आपका ब्रेन 17 एक्सक्यूजेस देगा। तो हमने बात की थी कि ब्रेन से हम आर्ग्यू नहीं करते हैं, हम बस ओवरराइड करते हैं कि हमारे पास चॉइस है ही नहीं। कि हम घर गए, हमने बैग रखा, हमारे सुबह ही स्पोर्ट्स शू और शॉर्ट्स वगैरह सब तैयार है, हम छोड़कर आए हैं अपने रूम में, छोड़कर आए कि जैसे ही मैं आऊंगा हम चेंज करेंगे और इमीडिएटली रनिंग के लिए जाएंगे या जो भी करेंगे, छत पे जाएंगे, करेंगे। बस दिमाग की सुननी नहीं है, बस आपने तो ये बना रखा है और ये अपने को करना है। तो उससे धीरे धीरे आपके अंदर कमिटमेंट डेवलप होगा, एटीट्यूड डेवलप होगा, आप में अंदर कंसिस्टेंसी आएगी और खुद के माइंड को आप ओवरराइड कर पाओगे, आपकी बात सुनेगा। और जब भी हम वर्कआउट करेंगे, चाहे हम रनिंग करेंगे, चाहे हम पुशअप्स करेंगे, पुलअप्स करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें हमें जोर आएगा। जोर आएगा तो माइंड आपका कह रहा है कि भाई खत्म करो, हो गया, बट आप उसको ओवरराइड कर रहे हो। तो आपको सेपरेट फील होगा कि अंदर से कुछ पेन आ रहा है, अंदर से कुछ गिव अप करने का मन कर रहा है, बट यू बीइंग ओनर आप उसको ओवरराइड करके और आगे बढ़ रहे हो, कुछ और कर रहे हो। तो धीरे धीरे आपका माइंड से डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा, आप माइंड को सेपरेटली देख पाओगे। वर्कआउट में बहुत इजीली दिख जाता है कि अपने को अंदर से फीलिंग आती है छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, बट आप कहते हो नहीं 1 2 3 4 और खत्म करते हो। तो इसलिए वर्कआउट पे हमने एम्फेसिस किया। हमने बोला रोज का हमें अपना टाइम लॉग हमें देखना है कि भाई हम समय कहाँ से लाएं। सबके लिए दिक्कत क्या है, सबके लिए दिक्कत ये है कि समय लिमिटेड है और हमारा अपने आप पूरा दिन निकल जाता है। तो हमें अपना ऑडिट करना होगा कि समय कहाँ से लाएं। तो आपको बोला कि रोज अपनी एक्टिविटीज को लॉक करो ईमानदारी से, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका समय कहाँ कहाँ गया उसको लॉक करो। प्लस आप अपने घर में पेरेंट्स से, आपके मम्मी पापा आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, एक एक एक्टिविटी का उनको आइडिया है और आपसे बेटर ऑब्जर्व करते हैं। आप फिर भी थोड़ा, जैसे नाक हमें सामने दिखती नहीं है, तो ऐसे ही हमें बहुत सारी चीजें हमारी दिखेंगी नहीं। कि हमें बाथरूम में तैयार होने में 1 सवा घंटा लग जाता है, कि हमें खाना खाने में 1 पौन घंटा लग जाता है, कि हम आते हैं और आधा 1 पौन घंटा ऐसे ही घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, काम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम नहीं पड़ेगी, बट आपके पेरेंट्स को मालूम है। तो आप उनसे फीडबैक लोगे प्यार से, शांति से, तो आपको दिखेगा और 2 3 घंटे आपके ऐसे ही निकल कर आ जाएंगे, आप इधर उधर ऐसे ही स्पॉइल करते हो। अभी समय बहुत कीमती है, तो उस समय को कैसे, अपने को कहाँ से निकालना है समय, तो पेरेंट्स के साथ बैठ के खुद को ऑब्जर्व करने पे होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने बोला था कि हमारे ब्रेन में दो पार्ट हैं, एक प्रिमिटिव ब्रेन है और एक हमारा लॉजिकल ब्रेन है। और मोस्टली लोगों में प्रिमिटिव ब्रेन ही एक्टिव रहता है। आपको गुस्सा आ रहा है, इसका नाम आपका प्रिमिटिव ब्रेन है। जिस मोमेंट पे आपको गुस्सा आ रहा है, जिस मोमेंट पे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जिस मोमेंट पे आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, जिस मोमेंट पे आपके अंदर एजिटेशन आ रहा है, कोई भी नेगेटिव इमोशन आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस समय आपका जानवर, आपके अंदर बैठा हुआ जानवर, आपका लिम्बिक ब्रेन, आपका प्रिमिटिव ब्रेन एक्टिव है उस समय। और अभी के सर्कमस्टेंसेज में हम जंगल में नहीं रह रहे हैं कि हमें प्रिमिटिव ब्रेन बहुत स्ट्रांग चाहिए कि हम पे कोई भी अटैक कर सकता है। अब हमसे सिक्योर्ड सेफ एनवायरनमेंट में जहां प्रिमिटिव ब्रेन का बहुत ही कम काम है, रोजमर्रा की जिंदगी में इतना काम नहीं है, तो हमारा रैशनल ब्रेन डोमिनेट करना चाहिए। तो आप ऐसे ही, जब कोई भी आपके अंदर कोई इंस्टिंक्ट आती है, कुछ करने का मन करता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम बाय करना है। ओके, फोन पे गेम खेलना है, खेलेंगे, लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। कुछ करना है, किसी फिजिकल एक्टिविटी, किसी फिजिकल प्लेजर में इंडल्ज होना है, इंडल्ज होना है, लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। पहले टाइम बाय करो, एकदम डिनाई मत करो, लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। और उन 5 मिनटों में आप देखो कि ये क्रेविंग क्या है। ये क्रेविंग शॉर्ट टर्म के लिए है या ये क्रेविंग लॉन्ग टर्म के लिए है। आपको ऐसे ट्राई करना है किसी भी क्रेविंग को दो पार्ट में ब्रेक करने की, कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म है यानी कि मेरे लिए डिट्रीमेंटल है, कोई फायदा नहीं होगा इसको करने से। लॉन्ग टर्म है तो ठीक है,
तो ऐसे लॉजिकली थोड़ा सोचोगे, रिकॉल करो लास्ट टाइम क्या था तो उसका इंपैक्ट कितनी देर तक रही थी, वो खुशी कितनी देर तक रही थी। हम यदि समझदार हैं तो हमें ऐसी खुशी ढूंढनी है जो परमानेंट हो, जो लंबे टाइम तक हो। तो जो जो इस तरह के इंडल्जेंसेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म में उनका कुछ रोल नहीं होता है। तो ध्यान करो, पिछली बार जो वो एक्टिविटी करी तो कितनी देर तक आपके साथ खुशी रही थी, कितने देर तक आपके साथ हैप्पीनेस हैप्पी फीलिंग रही थी। तो आपको याद आएगा नहीं, कुछ नहीं, बस 2 मिनट का काम था, 3 मिनट का काम था। तो ऐसे धीरे धीरे डिटैचमेंट होने लगता है, क्योंकि हमारी मेच्योरिटी प्रिवेल कर रही है, हमारा सेंस प्रिवेल कर रहा है। तो आपके अंदर वो डिटैचमेंट आने लगता है, नहीं यार बकवास है, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और ऐसे आपका अंदर का बैठा हुआ राम, आपका रैशनल ब्रेन डोमिनेट करने लगता है। एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें कोई अपर लाइन नहीं है, कोई टाइम लाइन नहीं है, बस आप रोज किए जाओ। रोजमर्रा के जो आपके चैलेंजेस हैं उन्हीं में आप इनको अप्लाई करने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपका रैशनल ब्रेन डोमिनेट करने लगेगा, आपका सेंस ग्रो करने लगेगा, पढ़ाई लिखाई आप बेटर तरीके से करोगे, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, आपके जीवन में खुशी का इंडेक्स बढ़ेगा, आपकी खुद के साथ फीलिंग अच्छी होगी, आपकी सेल्फ एस्टीम बेटर होगी। और जब सेल्फ एस्टीम बेटर होती है तो डर कम होता है, क्योंकि हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कर लूंगा, मैं अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो एक कॉन्फिडेंस भी अंदर से आने लगता है। तो सही काम करने से कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरह से अपने अंदर जो भी इंस्टिंक्ट्स आती हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर की, उनको हैंडल करने की कोशिश करनी है। रोज लिखना है, रोज जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग करना किसको बोलते हैं? आपके पास एक डायरी है और आप डायरी में जस्ट 3 चीजें ऐसे दिन भर में रिकॉल करने की कोशिश करो जो आपने अच्छी करी, कि आपने आज अपने जो जो पढ़ाई के स्लॉट्स थे मोर और आपने निभा लिए, आप क्लासेस में टाइम से पहुंच गए, आप पेरेंट्स से अच्छी तरह से बात किए, जो कुछ भी आप 3 चीजें दिन भर में ऐसे रिकॉल करने की कोशिश करो और उन 3 चीजों को लिखो अपना नाम लेके। तुषार गुड, तूने सुबह सोचा था 6:30 बजे उठने का और तू उठ गया, तूने 7 से 9 पढ़ाई करी, गुड, जो सोचा था वो किया, तूने आज क्लास में बिल्कुल इधर उधर बातें नहीं करी, अच्छी तरह से पढ़ाई में फोकस किया, गुड, मम्मी से इरिटेशन हो रहा था बट स्टिल तूने झगड़ा नहीं, तूने वॉइस रेज नहीं की, गुड, अपना कंट्रोल अपने पास में है। ऐसे करके खुद से बात करो। तो ऐसे 3 टॉपिक ऐसे ढूंढो, उसमें एक एक दो दो लाइनें ऐड करो, खुद को एड्रेस करते हुए, खुद को एड्रेस करते हुए, तुषार गुड, अच्छा किया, हनु गुड, ऐसे किया वैसा किया, ऐसे खुद को एड्रेस करते हुए करो। फिर 3 चीजें ऐसी ढूंढो जहां पे आपने अंडर परफॉर्म किया, क्या आप सुबह टाइम से नहीं उठे, क्या आप दोस्तों के साथ फालतू की बकवास में पढ़ाई के कॉस्ट पे इंडल्ज हुए, क्या आप मम्मी पे चिल्ला दिए, क्या आपको खाना पसंद का नहीं था तो आपको गुस्सा आ गया, आप चिल्ला दिए, कुछ और कर दिए। ऐसे 3 चीजें रिकॉल करो और देखो क्या ये आपका बेस्ट वर्जन है क्या, क्या यहाँ से आप बेटर नहीं करना चाहते हो क्या। वो इंसान सबसे पावरफुल है जिसका खुद के पास सेल्फ कंट्रोल है। तो कोई भी चीज आपको ऐसे हिला जाती है, किसी भी चीज, कोई भी छोटी मोटी चीज आपको गुस्सा दिला देती है, इस समय आपका सेल्फ कंट्रोल कितना पुअर है, आपका लिम्बिक ब्रेन कितना स्ट्रांग है, आपका रैशनल ब्रेन कितना वीक है। तो ऐसे उन तीनों चीजों को रिकॉल करो, जो 3 चीजें थी जहां पे आपने गड़बड़ करी, और उसमें फिर अपने आप को गाइड करो कि नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, यदि ये चीज आएगी रोशन तो इसको अपन ऐसे करेंगे। खाना पसंद का नहीं होगा, कोई बात नहीं, डीप ब्रेथ करेंगे और फिर उसके बाद में सोचेंगे कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। रोज तो रोशन तेरी पसंद का खाना बनेगा नहीं, घर में बाकी लोगों का भी होगा, और मम्मी न्यूट्रिशन का ध्यान रख ही लेती है, तेरे को खाना है, सर ने बोला है टेस्ट के ऊपर जाना है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। तो ऐसे करके खुद से बात करनी है। ये क्या होता है, इस तरह से हमारा अपने इंटरनल ब्रेन के साथ में कम्युनिकेशन डायलॉग स्टार्ट होने लगता है। रोज करोगे ना तो फिर रियल टाइम आपको काम आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, और उस टाइम पे आप फिर अपने आप को गाइड कर पाओगे कि नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आयोजित, 75 क्वेश्चन है, तेरे से 2-5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सर ने समझा रखा है कि पूरे 75 क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है, और जितना हो जाता है उतना ठीक है, बस अच्छी तरह से करना, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। तो आप जब ये बोलोगे तो अंदर वाला सुनेगा और आप अकॉर्डिंगली अपने आप को रीडायरेक्ट कर पाओगे। यदि आप अपने साथ सेल्फ डायलॉग करते ही नहीं हो, इस तरह से आपने आदत ही नहीं बना रखी है, तो जैसे ही आपसे 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आप वहां पे घबरा जाओगे, आपका पूरा पेपर स्पॉइल हो जाएगा। आप जेई मेन सेंटर के बाहर इस पे देखोगे, मेजोरिटी ऑफ बच्चे पेपर स्पॉइल करके आते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अपने इमोशन को संभाल नहीं पाते हैं, इतना हाई प्रेशर अपने ऊपर बना लेते हैं, पहले ही प्रेशर बना लेते हैं बहुत ज्यादा कि 99% लाना है, ये लाना है, वो लाना है, एक्सपेक्टेशन इतनी सेट हो जाती है, फिर एग्जाम में 2-3-4 क्वेश्चन लाइन से नहीं होते हैं, तो वहां पे एकदम आपके लिए इमोशंस हावी हो जाते हैं, आप पे ओवरवेलमिंग हो जाता है, और आपको अपने आप को गाइड करना जानते ही नहीं हो, बस पेपर गड़बड़ हो जाता है, एकदम मेंटल फॉग हो जाता है, याद की भी चीजें नहीं आती है, जो आता है उसमें भी गलतियां कर देते हो, और एकदम लो परसेंटाइल आ जाती है। तो यदि वो एग्जाम के टाइम पर आप अपने आप को संभाल सको, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को संभाल सको, ऐसा कब होगा, जब रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को संभालते हो। आप अपने कोच बनो, आप अपने आप को गाइड करो,
और शांति से बैठोगे ना, ईगो को हटाओगे कि नहीं ये तो मम्मी की गलती थी, उन्होंने खाना ठीक नहीं बनाया, हटा दो। इट्स नॉट अबाउट मम्मी, इट्स अबाउट यू, योर डैम लाइफ। तुम्हें अपनी जिंदगी को संभालना है, तुम्हें अपने बारे में सोचना है। पेरेंट्स की जिंदगी सेटल्ड है, आप अभी ब्लूम हो रहे हो, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हो, आपको इवॉल्व होना है, तो अपने पे ध्यान देना है। तो छोड़ो किसी ने क्या गलती की उससे कोई मतलब, मेरा क्या, मैंने क्या किया, क्या ये मेरा बेस्ट बिहेवियर था, क्या ये मेरा बेस्ट वर्जन था, क्या मैंने सबस्टैंडर्ड लेवल पे परफॉर्म किया है, मैंने बेस्ट लेवल पे परफॉर्म किया। खुद को इवॉल्व कराने की कोशिश करनी है। तो जब आप ऐसे 3 चीजों में जहां पे आपने अंडर परफॉर्म किया, वहां पे बैठ के शांति से सोचोगे ना, तो लिटरली आपको स्कोप दिखेगा कि यार नहीं तू फालतू में इरिटेट होता है। ये मान के चलना, जिस इंसान को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो इंसान फिर हाई प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कर सकता, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। लीडर का मतलब है कि आप शांति से गलतियों को भी एब्जॉर्ब कर लेते हो, लीडर का मतलब ये है। तो अब आप लीडर बनना चाहते हो भाई, आप हाई हाई पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो लीड करोगे करोगे तभी तो जाओगे। अकेला आदमी अकेले काम करोगे तो कैसे हाई पोजीशन पे जाओगे, अनलेस कि आप एक आर्टिस्ट हो, तो बात अलग है। तो आर्टिस्ट होते तो फिर यहां बैठे नहीं होते, यदि बाय द वे प्योरली आर्टिस्ट होते आप तो आपको लोगों के साथ काम करना होगा। तो जब घर वालों के साथ ही काम नहीं कर पाते हो तो बाहर वालों के साथ, तो फिर जब आप कमांडिंग पोजीशन में होंगे तो गुस्सा करोगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। तो आपका गुस्सा आपके लिए बेकार है, बेकार है एकदम। तो वो सोचना शांति से, तो धीरे धीरे आपका बेटर सेंस प्रिवेल करेगा। इवन पढ़ाई कम हो रही होगी, मार्क्स कम आ रहे होंगे, फिर भी अपने आप को संभाल पाओगे। तो ऐसे में आज के को प्रोजेक्ट करते हुए जितना स्कोर करोगे उससे तो बेटर ही स्कोर करोगे। बोर्ड में हर हालत में 75% का क्राइटेरिया क्लियर करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत बच्चों के नहीं आएंगे 75% से अंदर। मेंस बिट सेट एडवांस तो बात की बात है, हम तो बात कर रहे हैं बोर्ड्स में 75+% आने की। काफी बच्चों के नहीं आ पाते हैं, तो हम ला पाएंगे क्यों, क्योंकि हम संभल के चल रहे हैं। तो इसलिए रोज की जर्नलिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम रोज लिखते हैं। अब ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है और लोग नहीं करते हैं, और इसलिए इंप्रूव भी नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए सब अंडर परफॉर्म करते हैं। सब अंडर परफॉर्म करते हैं, हर बच्चा अंडर परफॉर्म करता है, कोई बच्चा ओवर परफॉर्म नहीं करता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा असेट क्या है कि हम अपने इमोशंस को संभाल पाते हैं। कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, हम एकदम ग्राउंडेड फील करते हैं और ट्राई करते हैं कि उस सिचुएशन में बेस्ट अपन क्या कर सकते हैं। तो ऐसा तभी होगा जब रोज अपने साथ डायलॉग करते हो। अभी ये सब चीजें पोस्ट इवेंट होंगी, एक बार के सुनने में कोई बिहेवियर में चेंजेस नहीं आते हैं। यदि आप मम्मी पे चिल्लाते हो तो आज भी चिल्लाओगे, कल भी चिल्लाओगे, 1 हफ्ते बाद भी चिल्लाओगे, 15 दिन बाद भी चिल्लाओगे। बट सटल चेंजेस क्या आने लगेंगे, सटल चेंजेस ये आने लगेंगे कि आज आप चिल्लाए, जैसे कल चिल्लाए थे वैसे आज भी चिल्लाओगे। बट जर्नलिंग करते वक्त आप लिखोगे नहीं, ये योजित ठीक नहीं है। फॉरगेट मम्मी ने क्या किया, फॉरगेट तेरा बिहेवियर क्या था। इंडिपेंडेंटली खुद को देखना है, किसी के रेफरेंस में नहीं देखना है, खुद को देखना है। इट्स माई लाइफ, मेरा सेल्फ कंट्रोल। चिल्ला रहे हो मतलब आपका सेल्फ कंट्रोल लूज हो गया, आपने लूज कर दिया। चिल्लाने का मतलब है कि आपने सेल्फ कंट्रोल लूज कर दिया, आपका अपने पे कंट्रोल नहीं है। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा और आप अपना कंट्रोल लूज कर सकते हो। और यदि आप रोज नहीं चिल्लाओगे तो आप में धीरे धीरे अंदर से अश्योरेंस आने लगेगा कि नहीं, पेपर डिफिकल्ट होगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कोई गाली देगा, कुछ भी करेगा, मैं अब संभाल के अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर लूंगा। तो फिर आप नई सिचुएशन में जाने से डरोगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से मैं अपना बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स जनरेट कर लूंगा। घबराने वाली कोई बात नहीं, तो अंदर से वो अश्योरेंस आने लगेगा। तो मैं जो कह रहा हूं रियल टाइम कि आपने मम्मी पे चिल्ला दिया, ओके, हो सकता है उस समय आपको गुस्से में हो और आपको नहीं रियलाइज हो, बट रात में बैठोगे और रिकॉल करोगे तो ध्यान आ जाएगा कि आज मम्मी पे चिल्लाए थे। अपने को एब्सोल्यूट कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने को एब्सोल्यूट कॉन्टेक्स्ट में, फॉरगेट मम्मी ने क्या किया। और फिर उसको शैडो प्रैक्टिस हमने डिस्कस की थी कि किसी क्रिकेट प्लेयर बैट्समैन से जब बॉल मिस हो जाती है, गलत खेल लेते हो, जैसे उनको खेलना चाहिए था वैसे नहीं खेलते हैं, तो फिर बॉल पीछे चले जाती है कीपर के पास में, बॉलर लेके बॉल अपना रनर करने के लिए जाता है, और बैट्समैन क्या करता है, उस खाली टाइम में वापस से आगे आता है और शॉट खेलता है, इनएक्ट करता है उस शॉट का। तो वो क्या होती है, वो शैडो प्रैक्टिस होती है कि आपने कुछ गलत किया था, आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि नहीं वो चीज ऐसे नहीं, ऐसे होगी। फिर दोबारा बॉल गलत आती है, फिर बॉल सही, फिर बॉल वैसी आती है, आप फिर से गलत शॉट खेलते हो, फिर से वही होता है। ऐसे मल्टीपल टाइम्स आप करते हो तो एक दिन ऐसा होता है कि बॉल आती है और आप सही शॉट खेल लेते हो, क्योंकि आपने ब्रेन को लगातार शैडो प्रैक्टिस के थ्रू ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो। सेम वे में आप घर पे चिल्लाए, मम्मी पे चिल्लाए, ओके कोई बात नहीं,
रात में अपन ने जर्नलिंग में लिखा और फिर शैडो प्रैक्टिस करी। फिर कल फिर चिल्लाए, कोई बात नहीं, फिर से अपन ने लिखा, शैडो प्रैक्टिस की, फिर चिल्लाए, फिर शैडो प्रैक्टिस की, फिर चिल्लाए, फिर शैडो प्रैक्टिस की। चलने दो, बिना फ्रस्ट्रेट हुए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप चिल्ला रहे होंगे, आपके होठ खुल रहे होंगे, वहीं बंद हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बोलते बोलते होठ बंद हो जाएंगे। तो वो इतनी थ्रेशोल्ड आपके अंदर एनर्जी आ गई है कि अब आपका उस कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ कंट्रोल आ गया है। एकदम नहीं आएगा। ये सब ऐसे सोच के नहीं आता है, ये रोज अपने ब्रेन को ट्रेन करने से आता है। तो आपको बताया था, जितनी चीजें जब हमें कोई वॉच नहीं कर रहा होता है, घर में सच हम अपने डिस्पोजल पे होते हैं, मम्मी पापा के सामने हमारे को क्या। तो जब हम अपने एनवायरनमेंट में होते हैं, कॉन्शियस एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं, तो हमारा कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस के पास होता है। और सबकॉन्शियस ऐसे एक बार में सुन के ट्रेन नहीं होता है। जो आप रोज डायरी में लिखोगे, रोज शैडो प्रैक्टिस करोगे, उससे धीरे धीरे आपकी वो बात सबकॉन्शियस के अंदर जा रही है। और फिर जब सबकॉन्शियस के अंदर इनफ इंटेंसिटी के साथ वो चले गई, इनफ थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई, तो फिर रियल टाइम करेक्शन मिल जाएगा आपको। और आपको इतना अच्छा फील होगा, इतनी स्ट्रेंथ आपको फील होगी कि यार मेरा टेम्परामेंट कोई लूज नहीं करा सकता। तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसे जैसे ये मम्मी पे चिल्लाने पे, किसी और पे चिल्लाने पे बात हुई, ऐसी बाकी चीजों में बात हुई कि पढ़ाई करते करते उठ गए, किसी और चीज में उठ गए। तो 3 चीजें ऐसी पकड़ो जिसमें गड़बड़ किया, 3 चीजें सही किया, उनको रीइंफोर्स करना है। बस ये रोज का काम है, 10 से 15 मिनट का ये काम है। इसको रोज करो, नॉन निगोशिएबली करो। जेई मेन तक आते आते आपका अपने साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा। पहला एग्जाम जो फेस करोगे वो जनवरी लास्ट में आप जेई मेन को फेस करोगे। तो जेई मेन तक आते आते लिटरली ट्रस्ट मी, अपन आज जुलाई की बात कर रहे हैं, 16 जुलाई आज है, 15 दिन इधर है, 16 दिन इधर है, और आगे के 5 महीने और हैं, और उसके बाद में जनवरी वाला पूरा मंथ होगा, तो ये 3/4 मंथ होगा। तो ऑलमोस्ट हम 180 डेज के अराउंड हमारे पास होंगे। 180 डेज यदि हम रोज अपने साथ इस तरह से डायलॉग एस्टैब्लिश करेंगे, जेई मेन एग्जाम के आते आते तक आपको एक सेल्फ अश्योरेंस आ जाएगा, आप खुद को गाइड करना सीख जाओगे। और वो आपका एक बहुत बड़ा वेपन होगा कि आप उसको किसी परिस्थिति में इस्तेमाल कर सको, कि जैसी भी सिचुएशन है मैं अपने आप को गाइड करूंगा। क्योंकि गाइड क्या करना है वो तो हम समझाते रहेंगे एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं तो ऐसे करना है, स्क्रीन बंद हो जाती है तो ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बट वो इंप्लीमेंट करने के लिए तो आप ही को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप जब ट्राई करोगे तो अंदर वाला सुने, तो रोज सुनाने की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आपका रोज डायरी लिखना बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से डायरी लिखो। तो एक आपसे बात की मैंने फिजिकल एक्टिविटी की, एक मैंने बात की आपसे डायरी राइटिंग, ये 2 बातें करी। तीसरी मैंने बात की थी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करते हैं, उसकी बात करी थी। पढ़ाई कैसे स्टार्ट करते हैं उसकी बात की थी नहीं। हम अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत काम कर रहे हैं इस समय, पढ़ाई लिखाई। आप यदि अपने अराउंड किसी से पूछोगे कि तेरे लिए सबसे अच्छा काम क्या है, आपने मम्मी से पूछो मम्मी आप क्या सोचते हो मेरे लिए इस समय सबसे अच्छा काम क्या है, वो क्या बोलेंगे? तो पढ़ाई कर ले, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम नहीं है, इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ काम नहीं है। मतलब इस समय ऐसी सिचुएशन है कि हमारे सामने खजाना बिखरा पड़ा है, हम कितना समेट पाते हैं, जितनी पढ़ाई करोगे उतना समेट पाओगे। भाई आपके पास में, चलो मैं बहुत अनरियलिस्टिक नहीं होता हूं कि 99.999 ऐसी बात नहीं करता हूं, मैं 99 की बात करता हूं कि 99 परसेंटाइल से लेके आपके पास में 30-40 परसेंटाइल तक कुछ भी ला सकते हो आप। 99 परसेंटाइल का मतलब है अराउंड 11 से 12,000 रैंक। बेटा पानी पी लो यदि नींद आ रही तो, लास्ट में नींद आ रही, पानी पी लो, थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाओ, बैक को नीचे रख लो, थोड़ा पोस्चर स्ट्रेट कर लो। तो 99 परसेंटाइल का मतलब है 11,000 से 12,000 के बीच में रैंक है ना। ये 1 परसेंटाइल मतलब करीब 12,000 रैंक मान लो आप, कि 12,000 रैंक। तो मैं 99 परसेंटाइल से लेके और बात कर रहा हूँ 30 परसेंटाइल की, मतलब लाखों में रैंक। इसके बीच में कुछ भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि हम कितनी पढ़ाई कर पाते हैं, कितनी मेहनत कर पाते हैं। ऑब्वियसली हमारी अच्छी परसेंटाइल आएगी तो हमें अच्छा लगेगा, खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, आगे के एग्जाम्स को हम संभाल पाएंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि मान लीजिए हमारी परसेंटाइल अच्छी नहीं आ पाती है, तो फिर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। कोशिश करेंगे मिलके संभालने की कोशिश करेंगे, बट मुश्किल हो जाता है अननेसेसरी। कोशिश यही करें ना कि बेटर आ जाए, ताकि अपन वहां से फिर सेकंड सेशन में और इंप्रूव कर लें, बिट्स में और बाकी एग्जाम्स में एडवांस में और इंप्रूव कर लें। तो अभी वो समय है। तो हमारे सामने अभी खजाना बिखरा पड़ा है, हम कितना उसमें समेट पाते हैं। अब हम उन हीरे मोतियों को तो देख नहीं रहे, हम कहाँ कंकड़ पत्थरों में लगे हुए हैं कि इंस्टा की ये कर लें, कि ये कर लें, कि एडल्ट कंटेंट देख लें, कि रिलेशनशिप कर लें, कि वो कर लें, कि वो कर लें। हम इन सब चीजों में लगे, हम कंकड़ पत्थरों में लगे हुए हैं, जबकि हमारे सामने हीरे मोती फैले हुए हैं। एक्चुअली यही डिफरेंस है। तो
कहने का बात यह है कि पढ़ाई लिखाई इस समय आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत काम है, क्योंकि ये करोगे तो आगे की डायरेक्शन निकलेगी। कॉलेज में आपके पास चॉइस होगी कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं आप फैशन में जाना चाहते हो, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो सकता है आपका कोई और इंटरेस्ट हो, कोई इशू नहीं है। एक बार डिसेंट कॉलेज में बैठ जाओ, उसके बाद पहुंच जाओ, उसके बाद में फिर आप अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हो। लोग ऐसा होता है कि भाई अनुराग सर के एक फ्रेंड है जिन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, वर्ल्ड वाइड सप्लाई करते हैं, आईआईटी धनबाद से हैं, कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। एक स्टूडेंट है हमारा वीआईटी से पास आउट हुआ, उसने अपनी लेह लद्दाख में कोई हर्बल कुछ जड़ी बूटियां हैं, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के वर्ल्ड वाइड वो सप्लाई करते हैं। अमेजोन पे बेस्ट सेलर है वो, 26-27 उम्र है। तो बहुत काम करने की पॉसिबिलिटीज हैं बट पहले जरूरी कि हम उन कॉलेजेस में पहुंचे जहां पे हमें ऐसा इकोसिस्टम मिले, ऐसा एनवायरनमेंट मिले, ऐसा कॉन्फिडेंस मिले, ऐसा पीयर ग्रुप मिले कि हम अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पाए। तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई लेटरल एंट्री नहीं है वहां पे कोई लेटरल एंट्री नहीं है। तो इसलिए अभी पढ़ाई लिखाई करना हमारे लिए सबसे खूबसूरत काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो पढ़ाई लिखाई जब भी करने बैठे एक थोड़ा पॉज देके के करने बैठे। आपको मैंने एक स्टेटमेंट पहले बताया था, आपको याद हो तो, योगस्थ कुरु कर्मणि, योगस्थ कुरु कर्मणि, मतलब फर्स्ट एस्टैब्लिश योरसेल्फ देन एक्ट। तो हम जब भी कोई मीनिंगफुल, हम खाना खाने जाते हैं, खाना खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, पूरी बॉडी को हम फ्यूल देते हैं। उस समय हमारी कैसी मेंटल स्टेट है उस पर डिपेंड करता है कि खाने का कैसा मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर होगा, हम उससे कितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे। हर दिन हमारा सेम लेवल पे डाइजेशन नहीं होता, सेम लेवल पे असिमिलेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बहुत कुछ हमारी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमारे कल्चर में ये समझाया हुआ है कि भाई खाना खाने से पहले अपने आप को स्टैब्लिश करो। तो क्या आपने नहीं देखा ऐसा कि खाना खाने से पहले जब आप प्ले स्कूल में गए होंगे या फिर आप नर्सरी में होंगे तो इनफैक्ट आपको मंत्र भी याद कराया होगा। और कितने बच्चों ने मंत्र बोलते थे पहले छोटी क्लास में, तो खाना खाने से पहले प्रेयर बोलते थे। सोफिया कॉन्वेंट में प्रेयर बुलवाते हैं, है ना, सोफिया स्कूल में कई जगह संस्कृत के मंत्र बुलवाते हैं। सहनो भवतु, कितने लोगों को याद है? सहनो भवतु, सहनो भुवन। तो ऐसे मंत्र होता है जो बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम वो नहीं जानते, हम बस अपने आप को एस्टैब्लिश कर लें। खाना खा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो अंदर जा रहा है वही तो बाहर आएगा। तो खाना खाते वक्त हमारी मेंटल स्टेट कैसी है? हम खाना खाते वक्त क्या कर रहे हैं? टीवी चला रखी है, मोबाइल धां धूं कुछ और चल रहा है, और एब्सेंट माइंडेडली हम खाना खा रहे हैं। तो खाना खाते वक्त पहले हम क्या करते हैं? हम अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, हम 5-7 डीप ब्रेथ लेते हैं, हम एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड उन सारे लोगों के लिए जिनकी वजह से खाना आया। आप सोच के तो देखो, एक खाने की प्लेट में आप चपाती की बात करो, चपाती में कितने इंग्रेडिएंट है, व्हीट कहाँ से आया है, बटर कहाँ से आया है, कौन सी गाय से आया है, कौन किसान थे, कहाँ घास मिली उनको, कहाँ और चीज़ें मिली, फिर किसी ने मिल्कमैन ने मिल्क सप्लाई किया, फिर किसी ने घी एक्सट्रैक्ट किया, पैकेजिंग हुई, फिर आपके यहाँ पर आया है। नमक कहीं और से आया है, जीरा कहीं और से आया है, हल्दी कहीं और से आई है, मिर्ची कहीं और से आई है। आप खाने में देखोगे ना, 100 इंग्रेडिएंट होंगे आपके खाने में, और 100 इंग्रेडिएंट में हजारों लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और मदर नेचर ने। तो एक सेंस ऑफ डीप ग्रैटिट्यूड, हम आंखें बंद करके हम थैंक यू बोलते हैं। खाना मिल रहा है यार, बहुत बड़ी बात है, आधी दुनिया को खाना नहीं मिलता है, खाना मिलना बहुत बड़ी बात है। तो खाना मिल रहा है तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो उस केस में क्या होगा, फिर खाने से आपकी शिकायत भी हट जाएगी, जो घर में झगड़े होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, ये मेरी पसंद का नहीं है, वो पसंद का नहीं है, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो, आप थैंकफुल हो। तो इवन आपकी पसंद का नहीं है तो भी थोड़ा प्यार से खा पाओगे। तो फर्स्ट एस्टैब्लिश योरसेल्फ, तो खाने की बात कर रहा हूं, ऐसी ही पढ़ाई के मामले में हम इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इस समय कुछ है ही नहीं। बट ये बाहर वाले बोलेंगे तो मजा नहीं आता, खुद को लगना चाहिए कि आप दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो जब हम अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड चीयरफुल होनी चाहिए, अलर्ट होनी चाहिए, या फिर डल होनी चाहिए? चीयरफुल होनी चाहिए, अलर्ट होनी चाहिए। तो कब होगी? जबकि हम अपने आप को एहसास कराएंगे कि हम काम कर क्या रहे हैं। एक्चुअली रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, हम बस इसी तक सीमित हो जाते हैं कि यार करंट एंड रेजिस्टेंस का सेक्शन रिव्यू करना है, ये करना है, वो करना है। अपने को ध्यान नहीं रहता कि इसका ब्रॉड मीनिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये, हम भूल जाते हैं। कम कर क्यों रहे हैं ये? हम कर इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ को शेप करना चाहते हैं, हम बढ़िया कॉलेज में आना चाहते हैं, उसके थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम लाना चाहते हैं, लोकेशन की फ्रीडम लाना चाहते हैं, टाइम की फ्रीडम लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे लेवल पे जीना चाहते हैं, और इतनी फ्रीडम लाना चाहते हैं कि और कहीं पे भी कंट्रीब्यूट कर पाए।
तो यदि 30 सेकंड में आप हर बार इस चीज को ध्यान करो कि आप पढ़ने बैठे क्यों। आप पढ़ने इसलिए बैठे हो कि इस टेस्ट में रैंक लानी है या ये एक्साइज शीट कंप्लीट करनी है। थोड़ा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी पढ़ाई लिखाई का मीनिंग देखो, लिटरली आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगी। और फिर ऐसी इंस्पिरेशन मिलेगी ना कि आपको पढ़ने में जोर नहीं आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है यार ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना एक्सट्रीम लेवल पे इंपॉर्टेंट है काम, और मैं कैसे इसको अलग ही तरह से देख रहा हूं, और इस वजह से मैं कितना अंडर परफॉर्म कर रहा हूं, ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। तो हर बार जब पढ़ने बैठे हो, फर्स्ट एस्टैब्लिश योरसेल्फ, पहले अपने आप को एस्टैब्लिश करो। आंखें बंद करो, बॉडी स्कैनिंग टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। आप देखोगे लाइब्रेरी में, एलटीज में कुछ बच्चे दूसरे क्लासरूम्स के बैठे हुए होते हैं, आप देखोगे उनकी आंखें बंद होती है पढ़ने से। किसी ने देखा है ऐसे, किसी को ऑब्जर्व किया है? किसको किया है बताओ, कोई किसी को जानते हो तुम? हाँ, आफ्ताब को देखा है, आफ्ताब करता है, आंखें बंद करता है, पूरा करता है। और किसी को देखा है? और किसको देखा है? आप में से कोई करता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आंखें आंखें बंद करना है अपने को, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप स्कैनिंग करनी है बॉडी की, ताकि हम समझो यदि आसपास डेंजर है तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? आसपास डेंजर हो तो हम आंखें बंद कर सकते हैं क्या? नहीं, और आंखें वाइड ओपन हो जाएगी। आंखें बंद करने का मतलब है हम अपने नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, सब सेफ सिक्योर्ड है। आंखें बंद करने का मतलब ये होता है। आंखें आप तभी बंद कर सकते हो, जंगल में आप आंखें बंद नहीं कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग आप तब कर सकते हो जब सेफ एनवायरमेंट है, सिक्योर्ड एनवायरमेंट है, तो फिर आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकते हो। तो ये हम बॉडी टू माइंड अप्रोच, हमारा माइंड लगातार रेस्टलेस सिचुएशन में रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने से पहले हम अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर रहे हैं। हम पहले बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं आंखें बंद करके। आंखें बंद करना अपने आप में हमारी हार्ट बीट को कम करता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बेटर रेगुलेट करता है। तो हम आंखें बंद कर रहे हैं, फिर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने काउंट कर ली 10 ब्रेथ, 20 ब्रेथ, 30 ब्रेथ, जितना आप कंफर्ट भी कर सकते हो। इनहेलेशन, एक्सलेशन, टमी बाहर अंदर, बाहर अंदर, 20, 10, 30 जितना आप कर सकते हो वो किया। उसके बाद में अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। एंड देन आप कितनी देर पढ़ोगे? आधा घंटा पढ़ोगे, पौन घंटा पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, 1.5 घंटा पढ़ोगे, 2 घंटा पढ़ोगे? लिखो वहां पे योजित 90 मिनट्स, लॉग बनाओ 90 मिनट्स। कीप लो बेस लाइन, जहां तक हाथ जा रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर। यदि आप आधा घंटा पढ़ पाते हो तो कीप इट 40 मिनट्स। आप 1 घंटा पढ़ पाते हो, कीप इट 1 आवर 10 मिनट्स। जस्ट 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर लो, बस उतना ही, और पहले उसको मेंटेन करने की कोशिश करो। तो हम उतना टाइम नोट किए। क्या पढ़ेंगे? आंखें बंद करके सोचो क्या पढ़ेंगे, कि अच्छा कंडेंस रेजिस्टेंस की थ्योरी रिवाइज करके हम एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट होगी, हनु एक्सरसाइज के बीच में उठेंगे नहीं, क्वेश्चन यदि बीच में नहीं होंगे तो सर ने बता रखा है, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, ट्राई करो, नहीं होता है फर्स्ट गो में छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। जितना क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही क्वेश्चन को ग्रेसफुली छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है, और पूरी एक बार में सिंगल सिटिंग में अपने को एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। आंसर एक एक करके नहीं देखने, सारे आंसर्स को एक साथ देखना है, और फिर जो क्वेश्चंस नहीं होंगे पानी पिएंगे और फिर उनको दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह से ये स्टडी सेशन कंप्लीट होगा। ऐसे खुद को क्लियर कट गाइडेंस देनी है, और एक चेयरफुल स्टेट ऑफ माइंड से अब पढ़ने बैठना है। बेसिकली हमें अंदर एहसास कराना है, हमारा पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप हमें ठीक करना है। अननोइंगली क्या हुआ, अननोइंगली हमारी सोशल कंडीशनिंग में पढ़ाई के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। ज्यादातर बच्चों का पढ़ाई बोझ की तरह है, पढ़ाई बोझ की तरह है, पढ़ाई के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। तो जिसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा उससे बार बार मिलने का मन करता है क्या? नहीं करता ना। जिससे आपका रिलेशन ही अच्छा नहीं है उसकी शक्ल देखने का मन थोड़ी करता है, उसको तो आप बाईपास ही करना चाहते हो। तो पढ़ाई के साथ रिलेशन ही अच्छा नहीं है तो पढ़ाई करने का मन क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो हमें लगता है कि यार मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपका रिलेशन ही अच्छा नहीं है। तो आपको पढ़ाई के साथ रिलेशन को रिजुविनेट करना है, रिलेशन बढ़िया करने की कोशिश करनी है। तो आपको समझना होगा डीप डाउन पढ़ाई का एक्चुअली मीनिंग क्या है, पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं। ऐसे में आप पढ़ाई कर पाओगे, एंड विद इन अ मंथ आपका पढ़ाई के साथ रिलेशन अच्छा हो गया ना, तो आप ज्यादा देर तक पढ़ पाओगे, खुश होके पढ़ पाओगे, ज्यादा रिटेन रख पाओगे, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होंगे आपसे, डाउट्स आप पूछोगे, लाइफ में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा,
जब आप इंटरनली हैप्पी हो तो फिर आपको एंटरटेन होने के लिए रील, शॉर्ट्स, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटरनली हैप्पी नहीं हो तो आपको 10 चीजों की जरूरत है। आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से मीनिंग फील नहीं हो रहा है, जिंदगी में मीनिंग फील नहीं हो रहा, तो फिर आप इधर उधर ढूंढते हो, चलो रील्स देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अदरवाइज आपको ये सब बहुत ट्रिवियल चीजें लगेंगी। चीजें छोड़ते नहीं है, चीजें चीजें छोड़ते नहीं, चीजें छूट जाती है, अपने आप छूट जाती है। समझ आती है ना, तो हमें बिना एफर्ट की चीजें अपने आप छूट जाती है। और समझ नहीं आती और हम छोड़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत प्रेशर आता है और छूटती नहीं है। तो हमारी वर्किंग कैसे है कि हमारे अंदर इतनी समझ आए कि खराब चीजें, डेट्रीमेंटल चीजें अपने आप छूट जाएं, और जो सही चीजें वो अंदर अपने आप होने लगे, हमसे अपने आप होने लगे। कब होगा? जब हम सही चीजों का डीपली मीनिंग समझेंगे। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई लिखाई हम क्यों कर रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई के साथ रिलेशन अच्छा करना। हर बार इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना आउटकम आया आपकी पढ़ाई का, आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपसे 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, इट्स ओके। आज की सिचुएशन है, 16 जुलाई की सिचुएशन है, 16 अगस्त की अलग होगी, 16 सितंबर की अलग होगी, अक्टूबर की बहुत अलग होगी, नवंबर की और बहुत बेटर होगी। आप आज की मत देखो। आप 5 भी क्वेश्चन की हो बट स्टिल अपने माइंड को ट्रिक करना है, आई एम हैप्पी, एटलीस्ट मैं बैठा तो, मैंने 30 के 30 क्वेश्चन रीड तो किए, मैंने हर क्वेश्चन को 2 बार रीड तो किया, ट्राई तो किया, क्वेश्चन नंबर तो डाला, बीच में उठा नहीं, इतना अपन ने इंप्रूव किया। तो जो किया है उसको, उसकी वैल्यू को फील करो, तो फिर अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आएगा, पढ़ने का मन करेगा ज्यादा, और अपने आप पढ़ाई होने लगेगी। और जब अपने आप पढ़ाई होने लगेगी तभी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी, धक्का दे दे के ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पढ़ने के पहले हमेशा ये प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, खाने के पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए कि खाना खाने से पहले अपन आंखें बंद करें, ब्रेथ पे आए, थैंक यू नोट दें, उसके बाद खाना खाना स्टार्ट करें। सब वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी खाना खाना। दिन भर में हम 50 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में खाना खाने पे देते हैं, ये बोल रहा हूँ। और वो टाइम हम अपना हैप्पीनेस इंडेक्स और बढ़ा सकते हैं, अपना सेल्फ कंट्रोल और बढ़ा सकते हैं, अपना फोकस और बढ़ा सकते हैं, खाने पे यदि फोकस करेंगे तो एक ऐसी एक्टिविटी जो हम हर दिन कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, नॉन निगोशिएबली कर रहे हैं, और उस टाइम को हम अपने आप को ट्रेन करने के लिए यूज में ले सकते हैं। खाने में आपकी पसंद की सब्जी नहीं है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रेन योरसेल्फ। खाना है, प्लेट में आ गया तो खाना है, मम्मी ने दे दिया तो खाना है, खाओ ना। क्या वॉच करो क्या चेंज हो रहा है, देखो ये किसकी कंडीशनिंग है, ये आपकी खुद की कंडीशनिंग है, आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग है। मान लो आपके थाली में करेला आ गया और आपको पसंद नहीं है, क्या हुआ? चबा के देखो तो क्या अंदर चेंज आ रहा है, क्या हो रहा है ऐसा? आपके शरीर पे दाने आ गए, आपका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, क्या हो गया आपके? हाँ देखो कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे दिमाग में एक कंडीशनिंग थी, करेला खराब, एक कंडीशनिंग थी। तो ऐसे अपने मेंटल बैरियर्स ब्रेक होते हैं। बहुत सारे बैरियर्स हमारे दिमाग में ऐसे बन गए होते हैं बचपन से कि ये चीज खराब है, ये नहीं है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं लगता, वो नहीं लगता, वो नहीं लगता। हम ऐसा बन जाए कुछ भी ला दो, एज लॉन्ग एज इट इज न्यूट्रिशियस, मेरे लिए ठीक है, कुछ भी खा लूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप कितना फ्री हो जाओगे, कितनी एनर्जी जाती है फालतू की चीजों में, कितना फ्री हो जाओगे आप। तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ खा लेंगे जो अपनी पसंद का नहीं है, अपने घर में बनाए, अपने घर में बनाए तो रीजनेबली ठीक ही है, घर में बनाए मम्मी ने दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, भिंडी खा ली, लौकी खा ली, करेला खा लिया, कद्दू खा लिया, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। देखो तो कि आप वो पेन तो नहीं है, वो आप वो डिसइंटरेस्ट को बेयर कर सकते हो क्या। तो इट्स अ गेम कि करेला अंदर जा रहा है, आप उसको चबा रहे हो, और देखो आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वॉच करने की कोशिश करो, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, फालतू का ड्रामा डाल रखा था मन में, फ्री हो गए आप। फिर एक सिचुएशन नेक्स्ट के लिए फाउंडेशन बनाती है कि देख करेला भी तो खा लिया तूने, अब क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करूंगा मैं। तो ऐसे धीरे धीरे आपके अंदर वो इमोशनल रेजिलियंस आएगा, मेंटल एंड्योरेंस आएगा, और आप अपने आप को टिका पाओगे। वो ऑर्डिनरी बच्चे हैं, मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना। मैं तो ऐसा बच्चा हूँ कि भैया जो मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए सब करूंगा, बोलो क्या करना है, 4 घंटे पढ़ना है पढ़ूंगा, आप बोलो बैठा हूं, ये करना है करूंगा, हमें ऐसा बनना है, ऐसा बन सकते हैं। हमारे पास 6 महीने हैं, अभी 7 महीने हैं, जनवरी अटेम्प्ट के पहले पहले हम ऐसा बन सकते हैं, मिलके हम काम कर सकते हैं। बस आपकी विलिंगनेस चाहिए, और ये केवल सोचने से नहीं होगा, सिस्टम बनाने से होगा।
जो बोलता हूं डायरी में लिखना है, एक पन्ने पे एक ही बात। एक पन्ने पे एक ही बात आज किसने शेयर की थी? मेरे से 4 पन्ने शेयर किए थे इसने, अभिषेक ने शेयर किए थे। मेरे को अच्छा लगा, एक पन्ने पे केवल एक तीन चार लाइनें लिखी हुई हैं, केवल 3-4 लाइनें। वैसे ही मैं चाहता हूँ बस एक पन्ने पे 3-4 लाइनें, 2-3 लाइनें हो बस, उससे ज़्यादा लिखा हुआ नहीं हो, बाकी पन्ना खाली छोड़ो उसको। वो मेंटल अटेंशन ग्रैब होता है एकदम। तो वो लिखा हुआ है, उसको देखो। तो ऐसे डायरी में लिखना है, हर हफ्ते उसको विजिट करना है। अभी तो रोज विजिट करना है, रोज ही विजिट करना है, कोशिश करनी है। तो ऐसे हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी कि हम पढ़ाई बेटर कर पाए। तो पढ़ाई का प्रोटोकॉल आज हमने बात की, जर्नलिंग की बात की, हमें डायरी लिखनी है। हमें 3 चीज़ें जो गड़बड़ करी, 3 चीज़ें जो सही करी, पहले सही से फिर गड़बड़ से, वो हमें करना है। खुद का कोच बनने की कोशिश करनी है ना। तो बिकम योर ओन कोच, ये डायरी का एक पन्ना हो गया, बिकम योर ओन कोच। फिर गो बियॉन्ड योर इंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट, जो सही है वो करना है, एक पन्ना हो गया। गोइंग बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो मेरे लिए सही है वो मुझे करना है, जो मेरी ग्रोथ के लिए नीडेड है वो मुझे करना है। ग्रोथ है तो करूंगा, लाइक डिसलाइक कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा उसमें। तो ये 2 चीजें हो गई, जर्नलिंग वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। फिर तीसरा पढ़ाई का प्रोटोकॉल। पढ़ाई का प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। जब पढ़ने बैठेंगे खुश होंगे, खुद को एकदम कंपोज करेंगे, अपने नर्वस सिस्टम को एकदम ग्राउंड करेंगे और खुश होकर पढ़ाई करेंगे और संकल्प उस कमिटमेंट को निभाएंगे। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी बोला है, जितना पोर्शन आपको कवर करना है उसको निभाएंगे। कुछ भी हो जाए उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही वो मसल जो आपकी विल पावर वाली है, जो संकल्प की शक्ति वाली मसल है, वो आपकी इंप्रूव होगी। मसल को काम में लेते हैं तो ग्रो करती है, मसल को छोड़ देते हैं तो वीक हो जाती है। तो संकल्प की शक्ति को रोज काम में लेंगे तो संकल्प की शक्ति मजबूत होगी, और वही हमारे सबसे बड़े एसेट है। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, जब हम सही चीजें करते हैं अपने आप अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है, और उससे फिर सही चीजें और बेटर होने लगती है, और कंपाउंडिंग, खतरनाक कंपाउंडिंग होने लगती है। एक अच्छी चीज, आपने खाना अच्छे से खाया तो पढ़ाई को सपोर्ट करेगा, पढ़ाई अच्छे से की, खाना अच्छे से खाओगे, दोनों अच्छे से की, क्लास में अच्छे से बैठोगे, क्लास में अच्छे से बैठे, घर पे पढ़ाई अच्छी होगी। सारी चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, सब कुछ एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, और अपने अराउंड अपने को लाइफ इतनी सेटल्ड नजर आएगी। ऐसा नहीं इन सबसे परफॉर्मेंस एकदम जंप कर जाएगी, नहीं, पर धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं कर लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, ऐसा आपको फीलिंग आने लगेगी। तो ये सब चीजों को, तो इन सब चीजों को अपने को इंप्लीमेंट करने का करना है, ऑप्शन नहीं देना है अपने को। अवसर कम ही आते हैं, आए तो उसको पकड़ लो। तो ये अपॉर्चुनिटी है अपने पास में कि हम वापस से अपने आप को बाउंस बैक कराएं और अच्छा करने की कोशिश करें। हमारा लॉन्ग टर्म फ्यूचर एम कुछ भी हो, बट ये पढ़ाई इतनी शानदार है, ये सबको डिसिप्लिन होने का मौका दे देती है, ये सबकी विल पावर को बढ़ा देती है, यदि कोई करना चाहे तो इस पढ़ाई के थ्रू आप ग्रो कर जाओगे, ग्रो कर जाओगे तो कुछ भी करोगे उसमें अच्छा कर लोगे। बस हमें ट्राई करना है पूरा अच्छी तरह से। और जो आपके इंडिविजुअल स्ट्रगल्स हैं, चाहे मैं हूं, चाहे पीजे सर हैं, कोई और मेंटर है, उनके साथ आपको शेयर करके उसमें एडवाइस सीख करनी है, हेल्प लेनी है, सर ये मेरा स्ट्रगल है, क्या करें। ऑलराइट, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे।
जेंटली ओपन आइज। फिर इसका रजिस्टर खोल लो। तो हम लोगों ने डीसी सर्किट चैप्टर स्टार्ट किया है। तो पहले एक कंटेंट है, ये हमें रिवीजन में हेल्प करता है। पहले अपन इसको नोट करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको फील होता है कि ऐसे पढ़ाई में ज्यादा मजा नहीं आता? लेट्स बी ऑनेस्ट, पढ़ाई में ज्यादा मजा नहीं आता गर्ल्स में। लेट्स बी ऑनेस्ट, पढ़ाई में ज्यादा मजा नहीं आता, धक्के दे दे के करना पड़ता है, पुश कर करके करना पड़ता है। ओके, एक छोटा सा टूल है। छोटा सा टूल क्या है? जब भी लिखो ना, उसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करो, प्यार से लिखने की कोशिश करो। एकदम एक मिनट बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप किसी चीज को बहुत डेलिकेटली कर रहे हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए करोगे या इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए करोगे? मान लो आप सामान जमा रहे हो, आप सामान जमा रहे हो, किसी चीज को बहुत आहिस्ता से आप रख रहे हो और किसी चीज को ऐसे फेंक रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक चीज इंपॉर्टेंट है और एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात सुनो, हम जो कुछ करते हैं हमारे अंदर से सबकॉन्शियस लगातार हमारे इमोशंस को, हमारे इन्वॉल्वमेंट को वॉच करता है, लगातार वॉच करता है। तो हम यदि किसी चीज को विदाउट प्लेजर कर रहे हैं, विदाउट इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेट होके कर रहे हैं, गुस्सा होके कर रहे हैं। मान लो मैं आपके सामने एक छोटा बच्चा हूं और मैं आपके सामने किसी चीज को बड़े बेढंगे मन से कर रहा हूं, इसका आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन आएगा? दिस इज नॉट गुड फॉर मी, आई एम नॉट हैप्पी विथ इट, है ना? तो ऐसे जब आप किसी चीज को बेढंगे मन से कर रहे हो, बिना मन के कर रहे हो, गुस्सा होके कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट होके कर रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस के पास क्या सिग्नल जा रहा है कि दिस इवेंट इज नॉट कंड्यूसिव, इसके लिए ठीक नहीं है। उसको नहीं मालूम पढ़ाई क्या है एक्चुअली, उसको तो बस आपके इमोशंस क्या आते हैं, आपके रिस्पॉन्सेज क्या आते हैं, वो केवल उसमें इंटरेस्टेड है। आपके अंदर का सिस्टम केवल इसमें इंटरेस्टेड है कि आपके इमोशंस क्या आ रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो। तो इस चीज को यदि हम समझ जाएं, साइकोलॉजिकल लेवल पे इस चीज को समझ जाएं, तो हम इसका लेवरेज ले सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे? कि यदि हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो हम उसको क्या करें, थोड़ा डेलिकेटली करें, थोड़ा आराम से करें, थोड़ा आर्टिफिशियली हैप्पी होके करें, आर्टिफिशियली हैप्पी होके करें। तो उस केस में क्या होगा, अंदर ये मैसेज आएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। रात में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारे लिए नींद क्यों इंपॉर्टेंट होती है? यदि किसी को सजा देनी हो तो बहुत खतरनाक सजा क्या होती है, उसको सोने मत दो। जेल में एक तरह की सजा क्या होती है, टॉर्चर करते हैं तो एक तरह की सोने मत दो उसको, इंसान पागल हो जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सोने मत दो तो पागल हो जाएगा। स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो जेल में ये भी एक पनिशमेंट रहता है, टॉर्चर वाला वो रहता है कि सोने मत दो किसी भी तरह से। तो सोते वक्त क्या होता है, सोते वक्त हमारा नर्वस सिस्टम हमारे दिन भर की एक्टिविटीज को, जो कुछ हमने किया उसको बाइफरकेट करता है कि कौन सा काम का है और कौन सा फ्लश आउट करना है, कौन सी चीज काम की है। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम जितनी एक्टिविटीज हमने दिन भर में करी है उनको डिवाइड करता है कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। इसका डिसीजन किस बेसिस पे होगा? इसका डिसीजन होगा आपके इन्वॉल्वमेंट, आपके हैप्पीनेस इंडेक्स के बेसिस पे। जिन चीजों को आपने खुश होके किया, इन्वॉल्व होके किया, जिनके लिए आप थोड़े क्यूरियस थे करने के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि एक्चुअली वो है क्या इवेंट, उनको सेफ, सिक्योर्ड, हैप्पी इवेंट्स के फॉर्म में स्टोरेज किया जाएगा। ब्रेन उनको बार बार कराने के लिए आपको पुश करेगा। जिन इवेंट्स में आप परेशान हुए, मन मार के किया, गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन हुआ, एजिटेशन हुआ, ब्रेन उनको आपके लिए हार्मफुल इवेंट्स की कैटेगरी में डाल रहा है और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फ्लश भी कर सकता है।
नहीं, ये इन्फॉर्मेशन फ्लश नहीं होगी, क्योंकि ये यदि आपके एक्सट्रीम इमोशन तो फ्लश नहीं होगी, ये इन्फॉर्मेशन भी स्टोर रहेगी। बट जहां एक न्यूट्रल सा इन्वॉल्वमेंट है, जैसे पढ़ाई हम गुस्से में नहीं करते, हम एक न्यूट्रल इन्वॉल्वमेंट में करते हैं, तो न्यूट्रल इन्वॉल्वमेंट वाली चीज ना तो बहुत हैप्पी वाली इवेंट है, ना डेंजर वाली इवेंट है, मतलब ये काम की नहीं। डेंजर वाली चीजों को भी स्टोर करके रखा जाएगा, हैप्पी वालों को भी स्टोर करके रखा जाएगा, जो न्यूट्रल इन्वॉल्वमेंट है उन सबको फ्लश आउट किया जाएगा, तो हमें चीजें याद नहीं रहेंगी। तो बहुत बच्चों की ये कंप्लेन रहती है, हम पढ़ लेते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं पीछे वाले चैप्टर को भूल जाते हैं। आज ही किसी का मैसेज में पढ़ रहा था, आप ही की क्लास में किसी बच्चे का था कि हम पढ़ते हैं और आगे के चैप्टर में जाते हैं और पीछे वाले चैप्टर का भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आपने एक्चुअली उतने इन्वॉल्वमेंट के साथ में उसको नहीं किया, आपने एक न्यूट्रल वे में किया, न्यूट्रल वे में किया। तो इस अंडरस्टैंडिंग को यदि हम समझते हैं तो ऐसे में क्या होगा, पढ़ाई करते वक्त थोड़ा जेन्युइनली अंदर से इमोशन लाने की कोशिश करो। कुछ चीज समझ में आती है ना, मान लो V बराबर IR भी समझ में आ रहा है, तो एक हैप्पी फीलिंग लेकर आओ, एक हैप्पी फीलिंग लेकर आओ। R बराबर रो एल बाई भी समझ में आया, वॉल्यूम फिक्स्ड है, रिकास्टिंग कर रहे हैं, लेंथ डबल कर दी और आपको समझ में आया कि यार वॉल्यूम फिक्स तो ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करना, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, हैप्पी फीलिंग लेकर आओ। पर पढ़ाई में बार बार इमोशंस को अप डाउन करो थोड़ा, ऐसे कि समझ में आता है तो हैप्पी होते हो, खुश होते हो, तो ऐसे में वो सब चीजें आपकी मेमोरी में ज्यादा बेटर तरीके से स्टोर होंगी, आपको भूलने का काम कम रहेगा। और एकदम न्यूट्रल वे में पढ़ोगे ना, तो फिर उस केस में वो चीजें ऐसी है कि ज्यादा काम की नहीं है, फ्लश आउट हो जाती हैं। और इससे ज्यादातर बच्चों के साथ ये दिक्कत रहती है कि भूलते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, आगे जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो चाहे 50% कंटेंट समझ में आ रहा हो, चाहे 30% कंटेंट समझ में आ रहा हो, बट ट्राई करो कि आप उसको थोड़ा खुश होके करो, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट के साथ करो, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ करो। कोई चीज समझ में आती है तो हैप्पी हो, अच्छा फील करो। क्लास में भी ऐसे ही करो, क्लास में इंटरेस्ट बनाना है, जब कोई चीज समझ में आती है अच्छी तरह से उसको फील करो, थोड़ा हैप्पी हो, बार बार थोड़ा इन्वॉल्व करने की कोशिश करो अपने आप के साथ में। लगातार ट्राई करेंगे होगा ऐसा, और फिर अंदर आपका पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप बेटर होगा। तो उसी कंटिन्यूएशन में कह रहा था कि जितने मार्क्स चाहे जीरो आ रहे हो, आपके नेगेटिव मार्क्स आ रहे हो, मैं कह रहा हूं पहला चेंज ये लेकर आओ, थोड़ा आराम से प्यार से लिखो, अपनी प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। बताओ किसी चीज को बड़े प्यार से आहिस्ता से कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लेकिन घसीटे मार रहे हो, इसका मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको अपन ट्रिक कर सकते हैं ना, इसका लेवरेज ले सकते हैं अपन जब लिखेंगे क्लास नोट्स बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, दो चार कलर के पेन यूज में लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा प्यार से लिखो। सबसे पहली चीज कि अपनी लिखने का काम आप घर पे सेल्फ स्टडी करते हो, आपकी सेल्फ स्टडी की जो नोटबुक है उसमें आप जो भी लिखते हो, आपको स्पीड पे काम ही नहीं करना है, स्पीड नेचुरली आएगी, तो आपको अच्छे से लिखना है। आप R बराबर रो एल बाई ए लिख रहे हो, आराम से लिख रहे हो, V बराबर IR लिख रहे हो, आराम से लिख रहे हो, देखो सीधा सीधा लिख रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिख रहे हो। आप कैलकुलेशन भी करते हो, सीधी सीधी करते हो, बस पेन को जमा के लिखने की कोशिश करो, इसमें धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो अप्रोच लिखने को बेटर करने पे करो, हैंडराइटिंग के साथ प्ले मत करो, हैंडराइटिंग जैसी है वैसी जैसी रहने दो, बस अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करो, थोड़ा इन्वॉल्व होकर लिखने की कोशिश करो, नोट्स को थोड़ा खुश होकर बनाओ कि मुझे अच्छे नोट्स बनाने। ट्रस्ट मी, मैं इतने बच्चों के साथ काम करता हूं, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा, आपको पढ़ाई करने का मन करेगा, और लिखावा आपको याद भी बेटर होगा। तो बस थोड़ा अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करो। तो अपनी प्रेजेंटेशन को देखो एक बार अपने रजिस्टर में, और क्या हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्या देखो कितना स्कोप है हमारे को इंप्रूव करने। कुछ लोग ऑलरेडी अच्छा लिख रहे होंगे, जैसे आगे की कॉपी में इतना अच्छा लिखा हुआ है, ऐसे अच्छा लिख रहे हैं, काफी लोग ऑलरेडी अच्छा लिख रहे हैं। जो नहीं लिख रहे हैं, देखो कि हम अच्छा कर सकते हैं क्या, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, इंडेंटेशन प्रॉपर रख सकते हैं क्या, हम फिगर अच्छी तरह से छोटे अच्छी तरह से फिगर बना सकते हैं क्या, कि खुद को खुद का काम देख के मजा आए, थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, आवन इंडेक्स लिख, कंटेंट लिख ले पहले, फिर मैं इधर का एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद लिखोगे, ताकि लिखते वक्त भी आप सोच पाओ कि हम क्या लिख रहे हैं। नया रजिस्टर है, नया रजिस्टर है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, गलत लिख लो नाम।
नाम मुझे कर देते ना। अलाउ नहीं कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। कितने बजे फ्री होते हैं? लिख लिया? ठीक है। तो ये तो ऑर्डर है। हम मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये ऑर्डर है। अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। तो ये पहला हमारे पास सेक्शन है किरचॉफ्स लॉ, डबल एच है यहाँ पे और डबल एफ है, ये ध्यान रखना है। तो पहला लॉ है जंक्शन लॉ। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ ताकि लिखते वक्त भी आपको समझ में आएगा, दोबारा पढ़ पाओगे। तो ये जैसे एक सर्किट है। अभी तक अपन जो प्रीवियस चैप्टर में था वहां तो एक बैटरी थी, एक रजिस्टर था और एक इंटरनल रजिस्टर था, बस इतना ही सर्किट हम लोगों ने देखा। ओम्स लॉ वाले सर्किट में बैटरी के अक्रॉस रजिस्टर लगा हुआ था भाविन, और फिर उसके बाद में हमने ईएमएफ और पावर मैचिंग वो सब किया, तो उसमें बैटरी का इंटरनल रजिस्टर साथ में कुशाग्र अपन ने। बाहर जाना है कुशाग्र? पढ़ोगे दोबारा पढ़ोगे? अच्छा ठीक है, अदरवाइज बाहर कर सकते हो। तो वहां पे एक दो ही रजिस्टर थे, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था और लोड रजिस्टर था। अब हम मल्टीपल रजिस्टर्स मल्टीपल बैटरीज के साथ डील करेंगे। तो ऐसे ये एक सर्किट है। तो जहां पे जैसे यहां पे देखें तो ये तो एक सिंगल वायर चल रहा है, ये एक सिंगल वायर चल रहा है, फिर रजिस्टर आ गया, ये वायर है, ये रजिस्टर आ गया। इन दोनों में क्या अंतर है? जब हम वायर बनाते हैं, प्लेन वायर बनाते हैं, तो उसका मतलब होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो है। रियल लाइफ में कोई वायर ऐसा नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। तो इसका मतलब यही है कि जो कनेक्टेड डिवाइसेज हैं उनकी कंपैरिजन में इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। जैसे हम मासलेस स्ट्रिंग बोलते हैं, मासलेस रॉड बोलते हैं, तो कोई और रॉड ऐसी नहीं होती जिसका मास नहीं हो। बट मासलेस रॉड या मासलेस स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जो अटैच्ड ऑब्जेक्ट है उनकी मास की कंपैरिजन में इनका मास नेग्लिजिबल है। तो सेम वे में यहां पे इसकी कंपैरिजन में इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो इनको प्लेन वायर बनाते हैं, जीरो रेजिस्टेंस मानते हैं। तो ये हमारा प्लेन वायर है, फिर उसके बाद में रजिस्टर आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे हम इसको बोलेंगे एक जंक्शन है, क्योंकि यहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स मीट कर रहे हैं। यहां पे ये वायर चल रहा था और एक दूसरा वायर मीट कर रहा है, तो ये एक जंक्शन है। तो एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, ये दो जंक्शन है यहाँ पे। इस सर्किट में हम बोलेंगे कितने जंक्शन है? दो जंक्शन है। कार्तिक, एक ऊपर जंक्शन है और एक नीचे जंक्शन है। ठीक है, ये दो जंक्शन है। हमने करंट में ये बेसिक चीज समझी, जब हमने करंट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा तो ये बेसिक चीज समझी कि करंट कहीं से आती नहीं है। जैसे ये सेल है मान लो, और इसके साथ में ये रजिस्टर लगा हुआ है, और हम स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करते ही यहां पे पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करता है। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, इंस्टेंटली पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे सर्किट में खचाखच भरे हुए हैं। जैसे हम एक सर्किल में लाइन लगा के खड़े हुए हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक, और विसल बजी और हम अपनी अपनी जगह से हिलने लग गए। बस यही करंट है। करंट का मतलब क्या है? करंट ऐसा नहीं कहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कहीं जा रहा है, नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे हो सकता है कभी जा ही नहीं पाए। ऐसा पॉसिबल है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कभी एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कभी पहुंचे ही नहीं, कोलिजन में इधर उधर वो हो रहा है ना। करंट का मतलब क्या है कि भाई ये पूरा वायर खचाखच फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, और जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगता है फ्री इलेक्ट्रॉन पे, और हर फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह से हिलने लगता है। हम बोलते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई है। तो करंट इस तरह से फ्लो होती है। करंट ऐसे कहीं से स्टार्ट होकर कहीं पे एंड नहीं हो रही है, बस क्लोज लूप है, उसमें करंट लगातार घूम रही है, ऐसे करंट लगातार फ्लो कर रही है। ठीक है ना, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे यहां पे स्विच ऑन करेंगे तो इन दोनों बैटरीज, तीनों रेजिस्टर्स के कंबाइंड इंफ्लुएंस से हर वायर में कुछ कुछ करंट आएगी, हर वायर में कुछ कुछ करंट आएगी और लगातार फ्लो कर रही होगी, इस सर्किट में लगातार फ्लो कर रही होगी। तो यहां पे हमारे पास दो लॉ है। पहला लॉ कहलाता है जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। और किरचॉफ जंक्शन लॉ में क्या होता है? किरचॉफ जंक्शन लॉ में हम बोलते हैं कोई भी एक जंक्शन ले लो, एक सेकंड।
कोई भी एक जंक्शन ले लो, तो ये एक जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे कहीं से करंट आ रही है और कहीं पे जा रही होगी, और कहीं पे भी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, बस चार्ज लगातार फ्लो करता रहता है, ऐसे फ्लो करता रहता है, कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होता है। तो ऐसे में जंक्शन लॉ क्या कहता है कि किसी जंक्शन पे जितनी करंट्स आ रही हैं उतनी करंट्स वापस जा रही हैं। करंट अप्रोचिंग अ जंक्शन, सम ऑफ करंट्स अप्रोचिंग अ जंक्शन इक्वल सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। तो यहां पे जैसे मान लो हमने ऐसे बनाया, इस पार्ट को अलग कर लिया, इन तीनों को अलग कर लिया, ये यहां पे अलग से दिखाया, और मैंने दिखाया कि R1 में करंट ऐसे आ रही है, R2 में इधर जा रही है, R3 में इधर जा रही है, मैंने अज्यूम किया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जंक्शन लॉ क्या कहता है? जंक्शन लॉ कहता है कि सम ऑफ करंट्स directed towards the junction is equal to sum of currents directed away from the junction. तो इसी का sum of currents directed towards junction वो इस फिगर में है I1, I1 है sum of currents directed towards the junction, अकेली I1 है, और sum of currents leaving the junction वो है अपनी कनिका I2 एंड I3। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? I1 बराबर I2 प्लस I3। इन केस I2 का एरो ऐसे होता तो हम बोलते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3। तो पहला लॉ क्या कह रहा है? पहला लॉ कह रहा है कि सम ऑफ करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द जंक्शन। सरल शब्दों में बोले, किसी जंक्शन पे जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर जा रही होगी, जितनी आ रही है उतनी जा रही है। तो ये हम लिखा है सम ऑफ करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। टोटल चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज ना तो जनरेट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही जा रहा है, उस पर बेस्ड है। तो अब हम इसको नोट कर सकते हैं। अभी बार मन में रीड करते हुए वापस से इसको सोचना है ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। हाँ, हाँ, तो बैटरी में नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स होती हैं, उन पे आयंस डिपॉजिटेड होते हैं, उन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुला नहीं है वायर में फील्ड आता कैसे है, इसको अपने को अभी क्वालिटेटिवली लेके चलना होगा कि बैटरी में जो चार्जेस सेपरेटेड है उनकी वजह से सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। बैटरी एक लोकलाइज एंट्री है। अब जब वायर उससे कनेक्ट कर देते हैं ना, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट होता है, क्योंकि वायर कनेक्ट हो गया इसलिए वो बैटरी के थ्रू ही आ रहा है। बैटरी की वजह से पोटेंशियल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इसको इस लेवल पे अपने को ऐसे क्वालिटेटिवली लेना ही होगा कि ऐसा हो रहा है। छोटे फिगर बनाने हैं, आराम से फिगर बनाने हैं। प्रैक्टिस शीट भी ऊपर निकाल के रख लेनी है, हम उसको रेफर करेंगे इसलिए। मुदित, मुदित एब्सेंट है, मुदित कियावत, हर्षिता, सैनी, पंकज, मीना, सौरभ अग्रवाल, निहाल, राज, राजदीप, कार्तिक सैनी, आदित्य पांडे, खुशी, पायल, देविशी एब्सेंट, तनिषा, अंजू, वैष्णवी, कुसुम,
कर दूं फ्लिप? जय, व्हाट इज जंक्शन लॉ? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन, दोनों इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल I1 आ रही है और I2 I3 बाहर जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे उचित कि I1 बराबर I2 प्लस I3, जितनी आ रही है उतनी बाहर जा रही है। दैट्स इट। बिल्कुल आसान सा है कि जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर जा रही है। सही। और किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे, कि चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होगा, जितना आ रहा है उतना ही वापस जा रहा है। दैट इज। और जंक्शन किसको बोलते हैं? जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन होने के लिए दो लूप एटलीस्ट होनी चाहिए। मान लो एक सिंगल लूप है, जैसे अभिषेक केवल ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर, अब इसमें कोई जंक्शन नहीं, प्लेन एक ही लूप चल रही है। जंक्शन कब होगा? जब यहां पे जैसे एक और कनेक्ट कर दिया तो ये जंक्शन हो गया, यहां एक और कनेक्ट कर दिया तो ये एक जंक्शन हो गया। तो सिंगल लूप सर्किट में करने का कोई जंक्शन नहीं होगा। सर्किट में जब एक से ज्यादा लूप्स होंगी कार्तिक, तो फिर जंक्शन बनेगा। ठीक है। और जंक्शन पे जंक्शन लॉ अप्लाई होगा, ये हम बोल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखें, तो जैसे मैंने फिगर शोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पूरा सर्किट नहीं है, सर्किट का एक पार्ट है। अब जंक्शन लॉ की एप्लीकेशन में बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। और सर्किट हमेशा क्लोज रहेगा। ये जो है, ये किसी सर्किट का पार्ट दे रखा है। किसी सर्किट के पार्ट का क्या मतलब होता है? देखो जैसे यहां पे पीछे अपन देखें, तो ये पूरा सर्किट था, अपन ने इतना पोर्शन अलग कर लिया, तो ऐसे हमें एक सर्किट का पार्ट दिया हुआ है। पूरा सर्किट नहीं दिया हुआ, एक पार्ट दिया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, बट हमें एक पार्ट दिया हुआ है। और कुछ कुछ करंट्स मेंशन कर रखे कि यहाँ पे 2 एम्पियर है, इसमें 3 एम्पियर है, इसमें 1 एम्पियर है, इधर ये 5 एम्पियर इस वाली है, ये वाली 5 एम्पियर है, इधर 1 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ऐसे मेंशन है। ये 1 एम्पियर इस वाली है और 5 एम्पियर इसकी वाली है। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बाकी जगह करंट कितनी फ्लो रही है। तो यहां कितनी करंट फ्लो रही है, मान लो मैं निकालना चाहता हूं इधर कितनी करंट फ्लो रही है, ये अपने को निकालना है। ठीक है। तो इसमें जंक्शन लॉ को कैसे यूज में लेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, पहले देखो, ये क्वेश्चन में सर्किट का एक पार्ट दिया हुआ है, पूरा सर्किट नहीं दिया हुआ है, एक पार्ट दिया हुआ है। और यहां पे कुछ कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब यहां पे और कुछ कनेक्टेड नहीं होगा, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। कनेक्टेड यहां पर होगा, 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 और बीच में ये जैसा है उतना ही है बस, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट हो जाएगी इंफॉर्मेशन। है ना। तो एक सर्किट का पार्ट गिवन है और हमें निकालना है कि करंट्स कितनी है। तो यहां पे जंक्शंस कहां कहां है? देखो, यहां एक कनेक्शन बन रहा है, यहां एक कनेक्शन बन रहा है, तो ये एक जंक्शन है ए। फिर यहां एक कनेक्शन बन रहा है, ये जंक्शन है बी। फिर यहां एक कनेक्शन बन रहा है सी, यहां बन रहा है डी, यहां बन रहा है ई। तो ऐसे जंक्शन है जहां पे एक से ज्यादा वायर्स मीट कर रहे हैं। अब हमें सॉल्व करना है, तो आप किसी हिट एंड ट्रायल से ऐसा एक जंक्शन फाइंड करो जहां पे एक ही अननोन है। कौन सा दिख रहा है? पहले ए पे देखो, ए पे कितने अननोन है? ये वाली करंट मालूम है, ये मालूम है, एक ही अननोन है, तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। सी पे देखें तो ये करंट मालूम है, ये मालूम है, ये अननोन है, तो इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। बी पे देखें, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डी पे देखें तो ये तीनों अननोन है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ई पे देखें तो ये दोनों अननोन है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ए पे ऐसे सोचना है कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, कौन ज्यादा है। तो ए पे जो आ रही है वो है 3 एम्पियर, और जो जा रही है वो है 2 एम्पियर। तो यानी कि कितनी और बची? 1 एम्पियर। वो जाएगी आएगी? जाएगी। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये वाली जो करंट है ये 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर। आराम से हैंड रेस करना जिसको इनपुट लेना। और 3 एम्पियर निहार आ रही है इधर, ये 3 एम्पियर इधर आ रही है, और 2 इधर जा रही है,
तो फिर नीचे कितनी जाएगी, नीचे जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे अब बी पे देखो, बी पे दोनों अननोन है तो अभी छोड़ दो, दो दो अननोन है। सी पर आओ, सी पे 3 आ रही है, 1 जा रही है, तो कितनी बची 2, जाएगी आएगी जाएगी, तो ये करंट हो गई 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। अब बी पे देखो, यश 2 भी आ रही है 1 भी आ रही है, तो 3 आ रही है, तो फिर जाएगी भी कितनी 3 एम्पियर, तो इधर ये 3 एम्पियर जाएगी, ये 3 एम्पियर। फिर अपन अभिषेक नीचे डी पे देखें तो 5 एम्पियर ये आ रही है, ये 5 एम्पियर ये इधर आ रही है, 5 आ रही है 3 भी आ रही है, तो फिर जाएगी कितनी 8 एम्पियर, तो इधर की तरफ 8 एम्पियर जाएगी। अब 8 एम्पियर इधर से आ रही है और 1 जा रही है, कितनी बची 7 एम्पियर, तो 7 एम्पियर इधर आ रही है। तो देखो पूरी फिजिक्स का और कुछ सेक्शन काम नहीं आ रहा, बस बेसिक कॉमन सेंस काम आ रहा है। अपने को क्या कॉन्सेप्ट यूज मिला है, कितनी करंट आ रही है और कितनी जा रही है, उनको इक्वेट करना है। कभी जाने वाली ज्यादा है, कभी आने वाली ज्यादा है, बस दोनों को मैच करना है अपने को। तो ऐसे ही किरचॉफ की हेल्प से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, ड्रॉ कर लो। जो करंट, एक ही फिगर बनाना, दोनों में टाइम ज्यादा जाएगा। जो करंट हमने फाइंड किया उनको एनसर्कल कर देना ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने फाइंड करी है। यस प्लीज, फॉरगॉट योर नेम। आदित्य, हाँ। ये 5 एम्पियर एक्चुअली ये यहाँ पे मेंशन्ड है, एक सेकेंड। ये ऐसे गिवन है 5 एम्पियर। तुषार फर्स्ट क्लियर है, चिराग, मयूरेश, वरुण, राहुल एब्सेंट है क्या, राहुल ऋषभ, श्लोक, श्रुति, हिमेश बना लिया, हो गया। डन, सेकंड पे आ रहे। अब इसी में अपन एक और तरह की प्रोफाइल देख रहे हैं। अपने को जैसे क्या किया, ये इतना पार्ट दे दिया, इतना पार्ट, है ना। और सर्किट में ऐसे क्या होता है, किसी जैसे क्लोज सर्किट होता है ना, तो उस पर कहीं पे भी एक जगह आप अपनी मर्जी से कुछ वोल्टेज अज्यूम कर सकते हो, वोल्टेज अज्यूम कर सकते हो। जैसा शायद डिस्कशन में ऐसा आया हो कि सर ने कभी ऐसा बोला हो कि इधर 0 इधर ई, ऐसा कुछ बोला।
कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे 0 और पॉजिटिव टर्मिनल पे ई, ऐसा कभी डिस्कशन में आया कुछ कि हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, मान लो बैटरी 6 वोल्ट की है, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे यदि अपन 0 ले लें तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे 6 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे तो हम किसी सर्किट में, क्लोज सर्किट में कहीं पे एक जगह कोई भी अपनी मर्जी से वोल्टेज अज्यूम कर सकते हैं, बाकी जगह फिर अकॉर्डिंगली वोल्टेज हो जाएंगे। सही है। तो जैसे यहां पे तो ऐसे यहां 0 लिया तो यहां ई हो गया। तो ऐसे हमें एक सर्किट का पार्ट गिवन है, एक ये वाला पार्ट गिवन है, और इस पार्ट में ये वोल्टेजेस मेंशन्ड है V1 V2 V3। देखो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में यदि हम जनरली V लिखते हैं ना तो उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे हेलिडे रेसनिक है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, कई बुक्स है ना डेल्टा V लिखती हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली कन्वेंशन लेती है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेल्टा V लिखती है। और कुछ बुक्स जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डेल्टा V की जगह जस्ट V लिखती है, बार बार डेल्टा नहीं लिखना पड़े। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम जब भी V लिख रहे हैं उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, अनलेस कि वो अलग से मेंशन्ड हो कि यार ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, एब्सोल्यूट वोल्टेज है। एब्सोल्यूट वोल्टेज का मतलब क्या था, एक पॉइंट का वोल्टेज, और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो श्लोक यहां पे ये वाली जो सिचुएशन है, चिराग वरुण, इस वाली चिराग, मैं जब भी किसी का नाम बोलूं तो मेरे को वेव कर दिया करो, मेरे को याद हो, चिराग वरुण, हाँ। तो चिराग वरुण, ये एक सर्किट का पार्ट दे रखा है, इस सर्किट के पार्ट में ये 3 वोल्टेजेस हैं, ये एब्सोल्यूट वोल्टेजेस हैं। इस पॉइंट का वोल्टेज कि इस पॉइंट का वोल्टेज V1 है, इस पॉइंट का वोल्टेज V3 है, इस पॉइंट का वोल्टेज V2। आप बोलो कहां से आया, ऐसे आ जाता है। जैसे मान लो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, अब जैसे ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो हमने यहां 0 वोल्ट ले लिया तो यहां पे 6 वोल्ट हो। तो ऐसे जो पूरा सर्किट होगा ना, उसमें ऑथर ने कहीं पे 0 वोल्ट लिया होगा, उसमें ऑथर ने कहीं पे 0 वोल्ट लिया होगा, तो फिर बाकी पॉइंट से वोल्टेज अकॉर्डिंगली V1 V2 V3 आ गए। तो ऐसे हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि इन 3 पॉइंट्स का वोल्टेज V1 V2 V3, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है या एब्सोल्यूट वोल्टेज है? ये एब्सोल्यूट वोल्टेज है, ये उस पॉइंट का वोल्टेज है। तो ये V1 V2 V3 इन 3 पॉइंट्स का वोल्टेज है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स का वोल्टेज है, और हमें निकालना है कि यहां का वोल्टेज कितना है, और फिर हमें इन तीनों रजिस्टर्स में करंट निकालनी है। मेंस बिट से सबके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो अब कैसे इसको डील करेंगे वो देखते हैं। तो पहले अपन करंट एंड रेजिस्टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। देखो रेजिस्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि यदि हमारे पास कोई रेजिस्टर है तो उस रेजिस्टर में करंट हमेशा लो से हाई वोल्टेज पे जाती है। किसी रेजिस्टर में करंट हमेशा लो से हाई वोल्टेज पे जाती है। किसी रेजिस्टर में हमेशा करंट लो से हाई वोल्टेज पे जाती है। ट्रू फॉल्स? खुश, लो से हाई, हाई से लो, हाई से लो किधर जाती है? हाई से लो जाती है। किसी रजिस्टर में करंट हाई से लो पे जाती है। केवल रजिस्टर एक डिवाइस है जिसके साथ ये कंडीशन है कि उसमें करंट तभी फ्लो करेगी जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। केवल रजिस्टर ही एक डिवाइस है जिसके साथ ये कंडीशन है कि करंट तभी फ्लो करेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और करंट हमेशा हाई से लो पे फ्लो करेगी। ठीक है, और यदि किसी रजिस्टर में करंट आई है और उसका रेजिस्टेंस आर है, तो उसके एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? आई आर के बराबर है। जिधर से करंट आ रही है वो हाई वोल्टेज है, और जिधर करंट अभिषेक जा रही है वो लो वोल्टेज है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आई आर के बराबर है। डन है ना? तो रेजिस्टर में करंट हमेशा हाई से लो पे जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस आई आर के बराबर होगा। जिधर से करंट आ रही है वो हाई वोल्टेज है, जिधर जा रही है वो लो वोल्टेज है। तो अब वापस से इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपने लिखा हुआ होगा उधर करंट एंड रेजिस्टेंस में कि इन अ रजिस्टर करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, ये लिखा हुआ है ना। तो उसी को अपन ने फिर यहां नहीं लिख रहे हैं, दोबारा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में क्या है? अपने क्वेश्चन में ये है कि भाई इन 3 पॉइंट्स का वोल्टेज गिवन है V1 V2 V3, और हमें यहां का वोल्टेज निकालना है और फिर तीनों में करंट निकालनी है। ठीक है, तो अब हम 0 वोल्ट नहीं ले सकते हैं। मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम सर्किट में एक जगह 0 वोल्ट ले सकते हैं तब जब किसी ने कुछ वोल्टेज मेंशन नहीं कर रखा हो। यहां तो मेंशन है ना V1 V2 V3, इसका मतलब ऑथर ने ऑलरेडी कहीं पे रेफरेंस लिया हुआ है। भाई यदि मेरे को इस सर्किट में यदि किसी पॉइंट का वोल्टेज मेंशन करना है तो पहले एक रेफरेंस लेना होगा, कहीं पे 0 लेना होगा। तो जैसे मैंने यहां 0 ले लिया,
तो इस पॉइंट का वोल्टेज E1 हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इधर E1 हो जाएगा, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इधर E2 हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स का वोल्टेज मैं कब मेंशन कर पा रहा हूं, जब यहां पे 0 लिया, बट यहां सर्किट में वोल्टेज ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसका मतलब है ऑथर ने कहीं पे 0 ऑलरेडी लिया हुआ है, तो अब हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो अब यहां का वोल्टेज हमें अज्यूम करना है। तो जब भी कुछ वेरिएबल अज्यूम करना होता है तो साइकोलॉजिकली एक्स वाई हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट होते हैं। एक्स में हम क्योंकि एक्स एक्स ही करते हैं मैथमेटिक्स में, तो थोड़ा जल्दी इक्वेशंस लिखते हैं, थोड़ा दिमाग जल्दी प्रोसेस करता है, तो इसलिए हम जब भी वेरिएबल अज्यूम करेंगे तो एक्स अज्यूम करेंगे। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट का वोल्टेज एक्स है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जंक्शन लॉ यूज में लेंगे और इन फैक्ट्स को यूज में लेंगे कि इन अ रेजिस्टर करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, और जब किसी रेजिस्टर में करंट आई फ्लो करती है और उसका रेजिस्टेंस आर है, तो जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आई आर के बराबर होता है। इन फैक्ट्स को हम लोग यूज में लेंगे। तो अब हमें बोला है कि भाई ओ पॉइंट का वोल्टेज बताओ, हमें बोला है कि ओ पॉइंट का वोल्टेज बताओ और फिर तीनों में करंट बताओ। ये हमारा टास्क है, समझ में आ रहा है? Figure shows part of an electric circuit with voltages at A, B, C marked, and we are supposed to find voltage at O and current through the three resistors. तो इसके लिए कार्तिक सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Let voltage at point O be X. इसको X वोल्ट ले लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन के अलावा मैं कर रहा हूं, तो मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं। तो इसको हमने X वोल्ट लिया। Let voltage of point B पॉइंट ओ बी एक्स, ये अपन एज्यूम कर लिया। अब हमें अभी ये नहीं मालूम, मान लो ये वैल्यूज तो हमें मालूम है, 10, 15, 20 ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी, हमने अभी सिंबल्स में लिखा है, बट V1, V2, V3 हमें मालूम है कि कुछ वैल्यूज हैं, 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकती हैं। तो ये तीन वैल्यूज हमें मालूम है और हमें ओ पे वोल्टेज निकालना है ना? अब हमें नहीं मालूम ये एक्स जो है किससे बड़ा है किससे छोटा है, क्योंकि तो ये अननोन है। सॉल्व करने में मालूम पड़ेगा किससे बड़ा है किससे छोटा है, अभी हमें मालूम ही नहीं किससे छोटा है किससे बड़ा है। तो फिर हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है कि किससे छोटा है किससे बड़ा है। हम या तो ये अज्यूम कर लें कि ये एक्स तीनों से ही छोटा है, या ये अज्यूम कर लें कि तीनों से बड़ा है, या अज्यूम कर लें इससे बड़ा है उससे छोटा है इससे बड़ा है। तो कौन सा बेटर रहेगा? फालतू में चक्कर पड़े, ये अज्यूम करें कि इससे बड़ा है उससे छोटा है इससे बड़ा है, उसके बजाय हम तीनों से ही छोटा मान लें या तीनों से ही बड़ा मान लें, तीनों से छोटा मान लें या तीनों से बड़ा मान लें। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट एक्स बी लेस देन V1, V2, V3। हमने पहला असम्पशन लिया कि लेट वोल्टेज एट ओ बी एक्स, जय ओ का वोल्टेज एक्स है, और सेकंड असम्पशन ये लिया कि एक्स जो वैल्यू है वो तीनों से छोटी है। सॉल्व करने में मालूम पड़ेगा किससे छोटी है किससे बड़ी है, बट अभी हमने मान लिया कि तीनों से छोटी है, ये अज्यूम कर लिया। अब हमारी थ्योरी के तो हमने क्या अज्यूम किया? हमने अज्यूम किया लेट V एट O बराबर एक्स एंड एक्स इज लेस देन V1, V2 एंड V3। ये हमारा assumption है। क्या assumption? तो अब आपको सोच के बताना है मेरे को कि निहार या निहाल, निहाल तो गाना है निहाल मस्ती है ना, सुना? अच्छा, तो करंट किधर से किधर जाएगी? V1 से X पे जाएगी, X से V1 पे जाएगी? सोच के बताना। V1 से X। क्यों रोशन V1 से X क्यों? हाई से लोअर। तो हमने कहा बोला V1 हायर है, बोला ना, यहाँ बोला कि V1 हायर है, V1, V2, V3 तीनों हायर है X से, तो इसलिए हायर से लोअर पे जाएगी। कुछ बोलो। आएगी नहीं, एक्चुअल में आएगी नहीं। तो एक्चुअल में ये X किसी से छोटा किसी से बड़ा आएगा, तो ये तीनों से अंदर नहीं आ सकते, कहीं तो जाएगी भी ना वापस। तो अभी तो मान ही रहे, इसलिए अपन ने मान लिया। ठीक है ना? तो ये हमारा यहां पे इधर अपन ने करंट ले ली I1, इधर ले ली I2। खुश ने क्या क्वेश्चन रेज किया? खुश ने क्वेश्चन रेज किया कि सर जब करंट यदि तीनों से छोटा है ये वोल्टेज, तो तीनों तरफ से करंट अंदर आएगी, तो फिर जाएगी कहां? तो यस, हमारा अजम्पशन ये अल्टीमेटली गलत ही होगा, तीनों से छोटा ये नहीं होगा, किसी से छोटा किसी से बड़ा होगा, बट सॉल्व करने पे अपने आप आ जाएगा। हम शुरू में इस बॉदरेशन में नहीं पढ़ रहे कि किससे छोटा है किससे बड़ा है, क्योंकि वो भी अजम्पशन ही होगा, एक्चुअली तो सॉल्व करने में मालूम पड़ेगा। इसलिए टाइम सेव करने के लिए हमने मान लिया वरुण कि तीनों से ही छोटा है, या हम मान सकते हैं तीनों से बड़ा है, क्योंकि तीनों से छोटा है इसलिए करंट के एरो अंदर लिए।
यदि तीनों से बड़ा होता तो करंट के एरो बाहर की तरफ लेते। इतना हो गया। अब अपने को क्या करना है, जंक्शन लॉ यूज में लेना है। तो हमारा जंक्शन लॉ कहता है कि करंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स आर्यन, नहीं आए ईशान, हाँ ईशान, सम ऑफ करंट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स जंक्शन, तो टूवर्ड्स जंक्शन कितनी करंट है, I1 I2 I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सम ऑफ करंट्स लिविंग द जंक्शन वो कितनी है, जीरो। यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो गया, जीरो हो गया। सब एग्री कर रहे हो? तो इसलिए अपन ईशान यहां पे बोल पा रहे हैं I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर से, ये हमने लिखा है ना। अब करंट कैसे लिखते हैं रजिस्टर में, रजिस्टर में करंट ऐसे लिखते हैं, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 के लिए कॉल वॉलंटियर है, कौन बता रहा है I1 कैसे लिखें। अब हमें I1 को लिखना है V अपॉन आर, बट वो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है हायर माइनस लोअर। तो I1 को निहाल कैसे लिखें, V1 माइनस एक्स, V1 हायर और X लोअर है, तो V1 माइनस एक्स, तो ये हो गया V1 माइनस एक्स अपॉन R1। जहां एक्स्ट्रा इनपुट चाहिए वो हैंड रेज करना, सेम I2 हो जाएगा V2 माइनस एक्स हाई माइनस लो, तो V2 माइनस एक्स बाय R2 प्लस V3 माइनस एक्स अपॉन R3 बराबर 0। ठीक है, तो ये तीनों x उधर चले जाएंगे और v वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा V1 बाय R1, V2 बाय R2, V3 बाय R3 बराबर x 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, x इज सिग्मा Vi बाय Ri अपॉन सिग्मा 1 बाय Ri। इस स्टैंडर्ड प्रोफाइल के लिए आप इसको याद भी कर सकते हो कि बाहर V1 V2 V3 V4 वोल्टेज है, सेंटर वाला वोल्टेज कितना होगा, V1 अपॉन R1 V2 अपॉन R2 V3 अपॉन R3 V4 अपॉन R4 अपॉन 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 1 बाय R4। याद भी कर सकते हो उसको, बट ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, कोई और बैटरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, बस रजिस्टर्स ही होने चाहिए, तो अपन इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, तो हमें मालूम पड़ जाएगा किससे छोटा है किससे बड़ा है, और फिर हम एक्चुअल करंट बता देंगे कितनी होगी। इज इट ओके? डाउट रेस कर देना। ईशान ये लिखा हुआ है, ये सिग्मा, मैं बताऊं सिग्मा क्या होता है, V3 माइनस एक्स अपॉन R3 बराबर 0, और यहाँ पे x 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 ब्रैकेट में। कितने लोगों के अभी इंट्रोडक्शन पेंडिंग है, नए स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन पेंडिंग है, भेजोगे? ठीक है। अच्छा, कितने लोग विलिंग है अपना वर्कआउट रूटीन शेयर करने के लिए, विलिंग है कि अपना वर्कआउट रूटीन शेयर करेंगे किस तरह हम ये चीज करें, बस इतने लोग विलिंग है। हाँ, कितने लोग अभी फील नहीं कर पा रहे हैं कि वर्कआउट करना है नहीं करना है, फील नहीं कर पा रहे हैं कि करना है नहीं करना है, खुश है, और कोई है कर पा रहे नहीं, करना है नहीं करना है, मालूम नहीं पड़ रहा करे नहीं करे, तुम तो कर रहे हो विनय?
नहीं, अभी अंदर से ड्राइव नहीं आ रही है। ठीक, मेरे को पिंग करना, मैं बात कर रहा हूँ एडमिन की। कर दूं फ्लिप? अब देखो, जैसे ये हमने न्यूमेरिकल ले लिया। फिगर शोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। 3 रजिस्टर है और वोल्टेज मेंशन्ड है, तो आपको देखते ही ध्यान आ गया, अरे यार ये तो हमें आता है। अभी अपन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में जरूरत होगी तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। एक से नाम, तो आपको एक ही बार बनाना है फिगर। बना लिए? अब जैसे अपन ने देखा यार केवल रजिस्टर्स हैं और अपनी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, तो परीक्षित डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। एक्स कितना होगा? V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या ये याद रख सकते हैं क्या? हम्म, ये याद रख सकते हैं, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक बार फॉर्मूला लगा के देखते हैं, तो फॉर्मूला लगा के देखते हैं, तो एक्स इज V1/R1 V2/R2 प्लस V3/R3 बराबर अपॉन 1/R1 1/R2 1/R3। अब देखो V1/R1 डायरेक्ट लिखो, V1/R1 तो 6/1 कितना हुआ? 6। V2/R2 10/0.5 20, 10/0.5 20। फिर V3/R3 2/0.5 4 अपॉन 1/R1 1/R1 तो 1/1 1 1/R1 1 1/0.5 2 1/R3 1/0.5 2
तो ऐसे अपन ने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो ऊपर हो गया 30 और नीचे हो गया 5, तो ये 6 वोल्ट आ गया। अब 6 आया तो अब अपन सारी करंट्स बता सकते हैं कि I1, तो इधर 6 वोल्ट है, तो I1 की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि दोनों तरफ 6 वोल्ट है। I2 इधर 6 है और इधर 10 है, तो ऊपर आएगी। हाँ, तो I2 हो गई 10 माइनस 6 अपॉन 0.5, दैट इज 8 एम्पियर टूवर्ड्स हो। I3 इधर 6 है, इधर 2 है, 6 माइनस 2 अपॉन, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन जंक्शन लॉ से, क्योंकि I1 0 है, क्योंकि I1 0 है तो I2 बराबर I3, तो I3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8 एम्पियर टूवर्ड्स। तो ये तो अभिषेक अपन ने फॉर्मूला यूज में लिया, स्टैंडर्ड सिचुएशन थी और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज में लिया। अब निहार यदि अपन इसको फॉर्मूला से नहीं करके स्टैंडर्ड अपन अवे लिखा है टूवर्ड्स, अच्छा अवे, तो अवे टूवर्ड्स अवे। और फॉर्मूला से नहीं करते तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां का वोल्टेज x वोल्ट, x वोल्ट अज्यूम किया। अब तीनों में करंट किधर लेने, अंदर की तरफ ही ले लें, तीनों में करंट अंदर ले ली, I1 I2 I3, जंक्शन हो लगाया I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। हमें लिखना है कार्तिक हर एक रजिस्टर में हायर माइनस लोअर, करंट के एरो के हिसाब से बाहर वाले वोल्टेजेस हायर है, ये करंट बाहर से अंदर आ रही है, तो इधर हो गया 6 माइनस एक्स अपॉन 1, इधर हो गया 10 माइनस एक्स बाय 0.5, इधर हो गया 2 माइनस एक्स अपॉन 0.5 बराबर से, ठीक है। तो ये हो गया 6 प्लस 20 प्लस 4 बराबर एक्स प्लस 2x प्लस 2x, तो x की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यदि डायरेक्ट हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम फॉर्मूला यूज में ले लेंगे, टाइम सेव होगा हमारा। इज इट ओके? हाँ, चार होता भी चलेगा, 5 तो एन भी होते तो ये सेम ऐसा रिलेशन रहेगा। हाँ, कर दूं मैं चेंज। अब मैंने थोड़ा सा वेरिएशन लिया, अब मैंने क्या किया, बीच क्या वेरिएशन दिख रहा है वो एक बार देखना, वेरिएशन क्या दिख रहा है इसमें, क्या इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि इसमें बैटरी भी आ गई, इसलिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बैटरी भी आ गई इसलिए यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मेंशनड है 4 वोल्ट 6 वोल्ट लास्ट पार्ट ऑफ द डे, और यहाँ पे 8 वोल्ट, और ये दो बैटरीज ही मेंशनड है, ठीक है। एक बार ये फिगर बना लो,
बना लिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वही ओ पे यहाँ पे एज्यूम कर लिया, एक्स वोल्ट अज्यूम कर लिया, ओ पे वोल्टेज एक्स है। मुझे इस चीज का आंसर देना जिससे ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यदि यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। ओके, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, यदि यहाँ x वोल्ट है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ x है। अब हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो वैल्यू कम होगी बढ़ेगी, कम होगी, तो x से कितनी कम हो जाएगी, 4 कम हो जाएगी, तो यहाँ कितना होगा, x माइनस। ठीक है, यदि यहां पे x है तो यहां कितना हो जाएगा, 8 जंप कर गए तो यानी कि यहां पे हो जाएगा x प्लस 8। नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव पे जा रहे हैं तो सबट्रैक्ट कर देंगे। इसमें कोई इनपुट लेना है, हैंड रेस करो। ठीक है, अपन इस पे चलते हैं। देखो अपने को, देखो रेजिस्टर पे वोल्टेज x और 6 का डिफरेंस नहीं है, रेजिस्टर का दूसरा एंड ये है, तो यहां वोल्टेज लिखना है अपने। x तो इस पॉइंट का वोल्टेज है, अपने को यहां का वोल्टेज लिखना है। ऐसे ही अपने को ये रेजिस्टर का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये, यहां पे वोल्टेज लिखना है ना। तो आप पहले इधर देखते हैं, यहां तो वोल्टेज दिख रहा है, ऊपर 4 है और नीचे x है, इधर x है तो इधर कितना हो जाएगा, x प्लस 2, क्योंकि अपन नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो यहां वोल्टेज आएगा x प्लस 2 वोल्ट। हैंड रेस कर देना आपस में। ऐसे यहां पे देखें तो इधर x है, इधर का लिख नहीं सकते, यहां 8 है और अपन नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा, नहीं यहां 8 है और 3 से जंप कर रहे हैं तो कितना हो गया, 11, तो इस पॉइंट का वोल्टेज मिल गया 11। तो ऐसे बैटरी को, बैटरी के एक तरफ का वोल्टेज मालूम होगा, दूसरी तरफ का आपको पहले लिखना पड़ेगा, अदरवाइज रजिस्टर में करंट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि रजिस्टर में करंट, इस R2 में करंट लिखने के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो यहां का वोल्टेज तो मालूम नहीं है हमें, तो यहां का वोल्टेज मालूम है, इसलिए हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो पहले ऐसे बैटरी को जंप करके वोल्टेज लिखना पड़ा। अब ठीक है, अब अपन वही पहले की तरह कि मान लेते हैं कि इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है I1, इधर से करंट आ रही है I2 और इधर से करंट आ रही है I3, ऐसे करंट मान। तो हमारी थ्योरी कहती है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर सिर्फ। अब I1 तो उस ब्रांच में रेजिस्टर पे फोकस करो और लिखो हायर माइनस लोअर अपॉन रेजिस्टेंस, तो हायर माइनस लोअर अपॉन रेजिस्टेंस, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 माइनस एक्स अपॉन 1, तो यहां इक्वेशन बनी 4 माइनस एक्स अपॉन 1। वरुण I2 के लिए R2 पे फोकस करना होगा, तो R2 ये रहा, इसमें करंट इधर से आ रही, तो इधर वाला वोल्टेज 6 है, इधर वाला x प्लस 2 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, हायर 6 लोअर x प्लस 2, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो कितना हुआ 6 माइनस एक्स प्लस 2, समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 2, ये I2 हो गई। अब I3 अपन देखें यहां पे ईशान, तो R3 पे फोकस करें, तो R3 के इस वाले एंड पे वोल्टेज 11 है, इधर वाले पे x है, तो R3 पे वोल्टेज कितना हुआ 11 माइनस एक्स, हायर माइनस लोअर, तो 11 इधर वाला वोल्टेज है, इधर वाला x है, तो 11 माइनस एक्स, तो ये हो गया 11 माइनस एक्स अपॉन 0.5 बराबर। एक बार हैंड रेज कर देना लास्ट पार्ट ऑफ द डे, किसी को कुछ भी इनपुट चाहिए तो।
किसी को बैटरी का समझ में नहीं आया हो, बैटरी में करंट हाँ कितनी जा रही है, नमन कितनी आ रही है वो नहीं समझ में आया हो, क्यों वोल्टेज मार्क किया समझ में नहीं आया हो, कैसे करंट लिखी है हायर माइनस लोअर वो समझ में नहीं आ रहा हो, हैंड रेज करना आराम से। आदि जो V2 वाला है, हाँ रेजिस्टर से आगे आ रहे हैं तो क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं तो वोल्टेज कम आएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हैं तो बढ़ता। तो इधर x है और अपन नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो यहां पे नमन हो जाएगा x+2 ऐसे वापस। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और फिर ये रजिस्टर है। यहाँ का वोल्टेज 6 है, यहाँ का x है, ये 2 वोल्ट है, हमें चाहिए ये वाला वोल्टेज। तो ये वाला वोल्टेज कैसा आएगा, इधर x है और अपन 2 से जंप किए तो कितना हो गया x+2, तो इधर का x+2। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, करंट ऐसे आ रही है तो ये हायर है ये लोअर है, हायर माइनस लोअर अपॉन रेजिस्टेंस। आप डाउट रेज कर दो, और किसी का कोई कंसर्न है? एलसीएम ले लें, कितना आ रहा है एलसीएम, 2 आ रहा है, तो 2 एलसीएम आ रहा है तो 8 माइनस 2x, ये 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 माइनस एक्स, इधर 2 तो प्लस 44 माइनस 4x बराबर 0, तो 7x इक्वल्स 56, सो x इज 8 वोल्ट, तो x आ गया 8 वोल्ट। अब हम करंट बता सकते हैं, यस नो? तो I1 आ रही है, एक्चुअली नीचे से ऊपर जा रही है I1, तो I1 आ रही है 8 माइनस 4 अपॉन 1 विच इज ईशान 4 एम्पियर अवे फ्रॉम ओ। ऐसे I2 निकालना है तो R2 पे फोकस करो। तो आपने ये सीखा कि हमें रेजिस्टर के दोनों एंड्स पे वोल्टेज चाहिए एक्चुअली I2, तो R2 के राइट एंड पे वोल्टेज है 6 और लेफ्ट एंड पे है वोल्टेज 10, तो हायर इधर की तरफ है, तो ये हो गया 10 माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज 2 एम्पियर, और ये भी आ रहा है अवे फ्रॉम होम। अब I3 को डायरेक्ट जंक्शन लॉ से बता सकते हैं, ये अवे जा रही है ये अवे जा रही है, 4 और 8 अवे जा रही है, तो आ कितनी रही है 12 टूवर्ड्स हो, डायरेक्ट बोल सकते हैं जो I3 होगा उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं जंक्शन लॉ से 12 एम्पियर टूवर्ड्स 6 हो गया क्या, 4 प्लस 2 6 एम्पियर। अब हमसे पूछा जाए कि अभिषेक बैटरी 1 जो है वो कितनी पावर दे रही है, तो पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था मैंने, VI, पेरेंट फॉर्मूला है VI, और रजिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में I²R या V²/R, पेरेंट फॉर्मूला है VI, बैटरी के लिए VI लगाना पड़ेगा, I²R V²/R रजिस्टर के लिए लगेगा। तो ये बैटरी 1 कितनी पावर दे रही है, तो बैटरी 1 में करंट कितनी जा रही है, करंट कितनी आ रही है 4, और बैटरी का वोल्टेज कितना है 2, तो कितनी पावर दे रही है 8 वॉट, तो 8 दे रही है। अब दे रही है ले रही है वो डिसाइड करना है, 2 है 2 एम्पियर करंट है, वोल्टेज 4 है तो 8 हो गई। अब दे रही है या ले रही है, अपन ने पढ़ा बैटरी वाले में कि डिस्चार्जिंग सर्किट होता है और चार्जिंग सर्किट होता है, डिस्चार्जिंग में वोल्टेज E-IR होता है और चार्जिंग में E+IR होता है। तो ये वाली बैटरी जिसमें करंट O से अवे जा रही है, चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, या याद नहीं आ रहा है? एक्चुअली जब बैटरी में नेगेटिव से करंट एंटर कर रही हो पॉजिटिव से बाहर निकल रही हो, जो नॉर्मल सिचुएशन होती है, तो वो डिस्चार्जिंग होती है, और उसमें बैटरी एनर्जी दे रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। तो ये बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है कितनी 8 वॉट। इसको देखो इसमें करंट किधर आ रही है, ओ से इधर आ रही है इधर जा रही है,
टूवर्ड्स ओ, ऐसे जा रही है, तो ये भी डिस्चार्जिंग। और इधर जो करंट है वो 6, तो ये कितनी पावर दे रही है? 6 3 जा 18 वॉट, तो ये 18 वॉट दे रही है। अब तीनों रजिस्टर में पावर कंज्यूम पूछिए तो रजिस्टर में फॉर्मूला लगेगा अभिषेक आई स्क्वायर आर, तो इधर I1 स्क्वायर R1, I2 स्क्वायर R2, I3 स्क्वायर R3, तो ये पावर हो जाएगी तीनों रजिस्टर्स की, तो पहले वाले फॉर्मूलाज यूज में आएंगे। तो हमें ये तो स्टैंडर्ड सिचुएशन थी, जो पीछे वाली थी वो तो स्टैंडर्ड थी, उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जा सकता है, बट यदि बैटरी भी इंक्लूडेड है तो फिर उस केस में हमें ऑन द स्पॉट पहले बैटरी को जंप करके वोल्टेज लिखना होगा, एक्स अज्यूम करके, और फिर इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करना है। ओके, होमवर्क मैंने लिख दिया है, थ्योरी अच्छे से रिवाइज करनी है।